ट्रेडिंग के अंदर वही चीज होती है, अगर आप टिप के ऊपर कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप खरीदोगे कि मैंने उसको लिया 100 रुपए पे और बेचूंगा इसको 200 रुपए में डबल करके, पर ऐसा होता नहीं है। और वो शेयर हो गया 75 रुपया और वो कन्वर्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट में, कोई बेचता नहीं है उसको। सही बात। यही मुकेश जी अंबानी इतना हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वो क्यों करेंगे वहाँ इन्वेस्ट? सही बात है। लैपटॉप कंप्यूटर ट्रेडिंग लेके बिठा देंगे 10-15 लोगों को, ट्रेड करवा देंगे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस करवा देंगे। 1 लाख 2008 में जो परचेसिंग पावर रखता था उसकी आज परचेसिंग पावर से 36,000 पे आ गई है, 7% इन्फ्लेशन से। 780 महीने में अगर 1000 रुपए से भी आप निवेश करो तो कितना हो गया? 780 महीने से 7,80,000 बराबर 7,80,000 रुपए निवेश हुआ। अब वो 7,80,000 कोई आप गैस बता सकते हो कि आज उस फंड का क्या कीमत होनी चाहिए या क्या वैल्यू इमर्ज हुई होगी? डबल हो गया होगा, ज्यादा से ज्यादा डबल से ज्यादा। अगर थोड़ा अगर आगे जाओ तो आप 50 लाख 60 लाख। मैं आपको बताऊं उसकी वैल्यू मोर देन 780 करोड़ है। 780 करोड़ रुपया उन्होंने बना दिया है उस फंड में। आप जब SIP करेंगे 10वें साल से आप अपने कॉर्पस में जादू देखेंगे। इन केस अगर हम जैसे निफ्टी 50 की बात करते हैं, अगर निफ्टी 50 में ही डालें तो गारंटीड है कि रिटर्न देगा ही नहीं। किसी चीज की गारंटी इस बाजार में होती ही नहीं है। अच्छा, गारंटी तो है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है इसके अंदर। वो इसलिए नहीं है क्योंकि निफ्टी 50 का फॉर्मेशन भी 50 कंपनियों से होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं आनंद भाई कि 50 कंपनियां भी अगर आपको यूं बोलो कि वो कभी डूबेगी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और इतनी स्किल्स है क्या अपने पास, इतना टाइम है क्या? अपन हर एक कंपनी को स्टडी करें, हर एक कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ें, हर एक कंपनी के प्लांट को विजिट करें और फिर ये डिसीजन ले कि ये स्टॉक में बाय करना चाहिए। लंबे समय तक रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। कि आप 1,000 से SIP शुरू कर दो तो आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है कि भाई 1,000 से आदमी कितना ज़्यादा से ज़्यादा साल का 12,000 रुपया कर पाएगा? तो उससे ये जो 1 करोड़ 2 करोड़ वाला है आपको 50 साल बाद मिलेगा। तो इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन द राइट एसेट क्लास, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र है। लास्ट 8-9 सालों में हमने देखा है कि एक बहुत ज़बरदस्त वेव आई थी जिसमें हमको पता चला कि सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है और इससे रिलेटेड। लेकिन 2020 के बाद में एक हमने देखा कि फिन्फ्लुएंसर, फास्ट रिचेस और इन सब की एक वेव आई जिसमें जिन लोगों को पता नहीं था कि बेसिक क्या है बट दे वर इन्वेस्टिंग और वो सब चला। लेकिन आज मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है जिसमें मैं आपके साथ बातचीत करूंगा और उसमें पता करेंगे कि हाउ यू कैन बिल्ड अ कॉर्पस जिससे हम जल्दी रिटायर हो जाएं। थैंक यू आनंद भाई। सबसे पहले मैं आपको आभार हूँ कि आप हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। और ये जो आपने जो सवाल किया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है किसी के लिए भी, किसी भी आम व्यक्ति के लिए। इसके अंदर पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मेरी जो जर्नी है एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि बिल्कुल हमने स्टार्ट किया फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में 2003 में। वो एक पैशन था, वो एक लर्निंग थी, वो एक जुझारूपन था कि हमें सीखना है, हमारे को इंटरेस्ट था इसके अंदर बहुत। तो बात ये है कि उस समय मैं जस्ट स्कूल से पास आउट हुआ था। और मैं मेरी ग्रेजुएशन के लिए बॉम्बे गया। बॉम्बे के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज, HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। उस दौरान मुझे कई ऐसे मेरे जो क्लासमेट्स थे, कॉलेजमेट्स थे, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे। तो उनसे मुझे ये जानने को मिला कि वो लोग इतनी छोटी उम्र में उनके ट्रेडिंग और मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश करते थे। तो मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी। करेक्ट। तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट जागने लगा क्योंकि मैं उनके साथ उठता बैठता था। तो मैं देखता था कि वो कभी कुछ खरीदते हैं, कभी कुछ बेचते हैं, कभी प्रॉफिट किया। तो मैंने उनसे धीरे धीरे इंटरेक्शन करके ये समझा कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में कैसे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्या होता है ये। और क्योंकि मेरा खुद का इसमें इंटरेस्ट जगने लगा तो मैं काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लेने लगा। अच्छा। और इसमें मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर ली। ग्रेजुएशन चल ही रहे थे, 3 साल के ग्रेजुएशन में हमने कई सारे
वहाँ पे बॉम्बे में कई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स इजीली मिल जाते हैं, हाँ, सही बात है। वो हम पढ़ते, उसमें इंटरेस्ट जागा तो हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई सारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे वॉरेन बुफे साहब है, हाँ, पीटर लिंच है, तो उनकी कई सारी किताबें जिनसे आप बहुत बेसिक्स में सीख सकते हो स्टॉक मार्केट को। अच्छा, तो वो पढ़ी, इच्छा थी इसलिए। देखिए, ये चीज़ आप फोर्सफुली नहीं कर नहीं सकते, कर सकते, सही बात है, आपकी अगर इच्छा है ना तो आप इसको खूब पढ़ोगे, आप उसमें घुस जाओगे घुस जाओगे, और आपके पास में जो चीज़ उससे रिलेटेड मिले दिखेगी ना, आप उन सब चीज़ों को पढ़ डालोगे। करेक्ट, तो जितना नॉलेज आपको बुक्स नहीं सिखाती ना, मतलब डिग्री की या कॉलेज की, उससे ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा इन न्यूज़पेपर्स, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स से, इनकी लिखी हुई किताबों से। करेक्ट, वहीं से हमने सीखा। अब जैसे वॉरेन बुफे साहब हर साल एक लेटर लिखते हैं, लेटर्स टू द शेयर होल्डर। अच्छा, आप वो पढ़ लीजिए, आपको बहुत एनलाइटनमेंट मिलेगा, मतलब बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड को लेके। तो वही पढ़ते थे, उससे इंटरेस्ट जागा। जब उससे इंटरेस्ट जागा तो उससे पढ़ते-पढ़ते हमने हमारी एमबीए, तब तक मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया। अच्छा, मैंने रिज़वी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मुंबई यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए किया है फाइनेंस में। उसके साथ में एक इंटरनेशनल डिग्री कोर्स होता है जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं, जिसको सीएफपी, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, वो यूएसए से होता है, वो भी किया हमने। तो वो एक डेडिकेटेड कोर्स है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट करने वाले लोगों के लिए। तो वो चीज़ करने के बाद में, ये तो हमारा हो गया एकेडमिक पार्ट। साथ में हम लोग बहुत सारी इससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ते थे, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग्स होती हैं, कई सारी क्लासेस होती है। मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में हम पहली बार जब गए 2000, मैं बताता हूँ आपको, 3-4 की बात होगी। तो मैं और मेरा ब्रदर दोनों थे और हम दोनों यंग थे काफ़ी, उस पूरे बैच में सबसे यंग हम ही थे। अच्छा, 21 साल के लड़के, 18-20 साल के लड़के। और उसमें सब ज़्यादातर लोग जो थे वो बड़ी उम्र 30-35-40s में थे। तो वो हमारा 3 डे वर्कशॉप था, वो हमने अटेंड किया। वहाँ पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में एंटर होना, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं, इतने सारे हाई-फाई एनवायरनमेंट, मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है वो। और उसको करने से आपको और भी मोटिवेशन मिलता है कि अरे यार, अपने को भी कुछ ऐसा करना है, अपने को भी कुछ इस तरह का बनना है। तो यही सब एक मोटिवेशन था उस समय, और हम पढ़ते घुसते गए, समझते गए और डिटेल में समझते गए, और आज वो समझते-समझते हम लोग एक्सपर्टीज़ हासिल हो गई इसमें। मेरा नाम माजिद है। मैं एएबी पाटलीवाला वेल्थ का को-फाउंडर हूँ और हमारे पास 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है वाओ, इस वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में। और मेरी जर्नी शुरू हुई थी सेंट पॉल स्कूल से, और बॉम्बे में हमने केपीबी हिंदुजा कॉलेज से बीकॉम में डिग्री लिए। साथ ही फिर उसके बाद हम आगे बढ़े ओके, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से मेरा बहुत पुराना नाता रहा। कई तरह की मैंने वहाँ कोर्सेज किए, और जी ड्यूरिंग द बॉम्बे के टाइम में हम लोग कई तरह की चीज़ें पढ़ते थे, लिखते थे, तो समझते थे कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। और जहाँ मैं रहता था वहाँ से मुझे बीएससी साफ दिखता था अच्छा, रोजाना। तो वहाँ रोज रात को लाइट लगना, वहाँ पे क्या हैपनिंग होती है, तो वो एक अंदर से इच्छा थी कि आखिर ये चीज़ क्या है, दलाल स्ट्रीट पे कैसे आईपीओ आते हैं, कैसे उसमें वर्क होता है। और फिर मैं चलता गया अपने हिसाब से, और हम फिर उसके अंदर कई तरह के कोर्सेज हमने ज्वाइन किए, बीएससी भी किए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे किए, बीकेसी में, और आगे बढ़ते गए। और आज हम लोगों ने उसके अंदर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग की डिग्री ले रखी है, जो कि पर्सनल फाइनेंस की सबसे बड़ी डिग्री है। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड यूएसए द्वारा प्रमाणित और कराई जाती है। और वेरी फ्यू है पूरे इंडिया में जो सीएफपी कंप्लीटेड और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और मेरी कंपनी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसको। और फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम हमारे क्लाइंट को उनके गोल अचीवमेंट के लिए और उनके टोटल वेलबींग के लिए प्लान करते हैं। तो ये है हमारी एक शॉर्ट जर्नी। इसी के साथ में जो सवाल था आपका कि रिटायरमेंट में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, कैसे अर्ली रिटायर कैसे हो? मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास 1 करोड़ का फंड है, उस 1 करोड़ के फंड से आपने 12% के उस पे कमाई की, तो आपने निर्धारित किया कि मुझे 50,000 रुपए महीने का खर्च के हिसाब से उसमें से विड्रॉ करना है, तो 12 महीने का हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो 12 लाख से 6 लाख आपने विड्रॉ किया, तो नेक्स्ट ईयर वो फंड हो जाएगा 1 करोड़ 6 लाख ओह, बचा हुआ। तो 1 करोड़ 6 लाख पे वही कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी। फिर अगर उसको सिंपल मैथमेटिक्स से अगर आप हट के समझना चाहो, तो ये है कि एक बकेट है जिसके अंदर ऊपर नल लगा हुआ है और उसमें पानी गिर रहा है। हाँ, अब वो पानी गिर रहा है का जो फ्लो है वो तो ज्यादा है, और नीचे एक छोटा सा छेद है जिससे पानी निकल भी रहा है। तो आप ये समझिए कि पानी ज्यादा गिर रहा है और पानी निकल कम रहा है, तो पानी में, बकेट में पानी हमेशा
बढ़ता रहेगा और भरा ही रहेगा। तो कहने का मतलब आपको इनकम भी आती रहेगी और कंपाउंडिंग भी होती रहेगी, जो फंड आपको एक्स्ट्रा पैसा उसके अंदर बनते जा रहा है। ये है सिंपल SWP। हमने देखा है कि इंडियंस जो हैं दे आर वेरी गुड एट सेविंग्स। वो कई बार ऐसा होता है कि वो सेव करते जाते हैं और उसके बाद उस पर टैक्स भी भर देते हैं, पर वो वेल्थ नहीं बना पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? भारतीय के अंदर एक बहुत ही अच्छी समझ है और वो ये है कि हर कोई सेव जरूर करता है और ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है सेविंग की। आप एक घरेलू महिलाओं को भी देखोगे तो वो अपने कबर्ड में या अपने तकिए के नीचे कहीं पे भी सेविंग जरूर करते हैं, जो कोविड में बहुत निकल के आई थी। और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी बहुत ऐसी चीजें निकल के आई थी। वो बहुत सारी करेंसी थी जो महिलाओं ने डिपॉजिट की थी और अपना पैसा तब मालूम पड़ा। लेकिन ये सिर्फ सेविंग करना ही से ही आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हो और ना ही आप इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सेविंग कर रहे हो तो उसको निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। और निवेश आप कब कर सकते हो कि जब आपके पास कोई अच्छा सारथी हो, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो जो आपको अच्छे से गाइड कर सके कि इस फंड में निवेश करना है, क्या गोल के साथ में निवेश करना और कितना निवेश करना चाहिए। और जो लंबे टाइम तक निवेशित रहता है इस बाजार में, उसको डेफिनेटली अच्छा मुनाफा निकल के आता है। और म्यूचुअल फंड में एक कहा गया है कि जो 7 साल 6 साल की अवधि इस फंड के अंदर किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निकाल देता है, तो आप मान के चलिए कि आपको उसमें 99.99% रिस्क कम हो जाता है आपका कैपिटल लॉस होने पर। अच्छा। तो इतना अच्छा तरीके से अगर कोई जाता है तो सेविंग भी होती है और साथ में इन्वेस्टिंग करके वो अपने गोल की भी अचीवमेंट कर सकते हैं। और गोल कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊं। शॉर्ट टर्म गोल तो ये हो सकता है किसी भी इंसान का कि वो अगर पैसा सेव कर रहा है तो या तो अपने शादी के लिए कर रहा होगा जो नियर 2 से 4 साल में आएगी, या कोई कार नहीं खरीदनी होगी तो उसको कार अपग्रेड करने के लिए। अदरवाइज अगर छोटी अवधि के लिए निवेश करना है तो उन्हें हमेशा निवेश करना चाहिए डेट फंड्स में, हाइब्रिड फंड में। हाइब्रिड फंड वो होते हैं जो इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें रिस्क कम रहता है और रिटर्न बना रहता है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है कोई, जिसके अंदर आप ये समझते हो कि आपको कम से कम भी पैसा 15 साल 20 साल बाद चाहिएगा, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई या आपको मकान बनाना है या आपके बच्चे की शादी की प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए आप लंबे टाइम के लिए निवेश करना हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड उसका सबसे बेस्ट रास्ता है। स्टे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड टू अचीव द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस किया अपने करियर में। 23 इयर्स के करियर में मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि जितने भी इन्वेस्टर से हम मिलते हैं ना, उनको एक्चुअल में यही नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट करने का कारण क्या है। ओके, क्यों राइट एसेट क्लास इंपॉर्टेंट है। आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट सेविंग रेट इतनी है, किस एसेट क्लास में रिटर्न नहीं बना पाते हैं लोग। तो रिटर्न नहीं बनाने का सबसे पहला कारण है गलत एसेट क्लास चूज करना। अच्छा, तो सही एसेट क्लास कैसे चूज होती है? सर, सही एसेट क्लास चूज करने का सबसे प्रॉपर तरीका ये है कि आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अच्छा, रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई कहता है कि XYZ में आप इन्वेस्ट करोगे और आपको 10% रिटर्न मिलेगा, हाँ, तो आप उसे कहिए कि भैया रियल रेट ऑफ रिटर्न तो इसका 3% ही है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आपने 10% उसमें से कमाया, मगर इन्फ्लेशन अगर हम RBI के एस्टिमेट से जाते हैं तो 7% का इन्फ्लेशन है। करेक्ट है। तो आप अपने उस 10% में से 7% घटा दीजिए, तो एक्चुअल में आपने रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका वो 3%। ओके। तो अब हमें ये देखना है कभी भी निवेश करने से पहले कि हमें जितना रिटर्न मिल रहा है उसमें से जब हम इन्फ्लेशन को घटाएंगे तो कितना बच रहा है, वही हमारा एक्चुअल रिटर्न है। ओके। और वही हमारे परचेसिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, वही हमें आगे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्ति में हेल्प करेगा। समझिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि किसी ने अगर ट्रेडिशनल डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया, FD से, अब उसमें आपको समझिए 7% रिटर्न मिल रहा है। हाँ। और बैंक 7% दे रहा है, इन्फ्लेशन आपको RBI 7% कह रहा है, तो आपका रियल रिटर्न कितना हुआ? जीरो हुआ। एक्चुअल में वो जीरो नहीं है आनंद भाई, वो माइनस में है। अच्छा, क्योंकि इन्फ्लेशन माइनस किया आपने। अब इन्फ्लेशन के बाद में जो रिटर्न आपने 7% कमाया है उसमें
क्योंकि इंडिया में जो टैक्स लॉ है कि इंटरेस्ट जो है वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो आप अगर 30% में आते तो वो 30% और रिड्यूस कर दीजिए, तो 4.55% ही नेट रहेगा आपका, तो आप -2% रह गए। तो आपने एक्चुअल में कमाया नहीं है, -2% हो गया ट्रेडिशनल डिपॉजिट में। वही अगर आप एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां हम एक 12% भी रिटर्न पकड़े, तो 12% अगर आप 7% में से घटा भी देंगे तो 5% आपका नेट रियल रिटर्न बनता है। ओके। और उस 5% में से भी अगर चलिए आप कहते हैं उसमें भी तो टैक्सेशन है, हाँ, तो वो है 12-12.5% का। हाँ, वो आप 1% और घटा दीजिए तो 4% रियल रिटर्न फिर भी बनता है। ओके। तो वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है। करेक्ट। तो जरूरी ये है कि लोग बाग शॉर्ट टर्म गेन्स के चेज में बहुत रहते हैं, दे चेज शॉर्ट टर्म गेन्स। सही बात है। उनको जल्दी पैसा बनाना है, हमें जल्दी पैसा नहीं बनाना है, हमें ज्यादा पैसा बनाना है, और ज्यादा पैसा लंबे समय में बनता है, और वो बनता है सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने से। और सही एसेट क्लास की डेफिनेशन ये है कि आपको किस एसेट क्लास में रियल रिटर्न मिल रहा है, वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और आपकी परचेसिंग पावर इन्फ्लेशन को बीट करेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी दिलाएगा। अगर हम बात करें कॉर्पस की, तो इंडियंस के लिए एक इनफ कॉर्पस क्या होता है? कॉर्पस डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। अच्छा। किसी भी बंदे में, किसी भी फैमिली का एक स्ट्रक्चर में समझिए, अगर हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, और आप अगर उनके कॉर्पस की बात करते हैं कि कितना कॉर्पस उनको इकट्ठा करना चाहिए, हाँ। वो डिपेंड करता है उनके फाइनेंशियल गोल्स पे। ओके। अब हो सकता है बच्चे 2 हैं तो उनके दोनों की हायर एजुकेशन का कॉर्पस लगेगा, उनके दोनों की मैरिज का कॉर्पस लगेगा, हाँ। फिर आप अपना रिटायरमेंट पकड़ लीजिए। तो ये तो एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की। कई बार ऐसे भी गोल्स होते हैं कि आपको एक शॉर्ट वेकेशन पे जाना है, हाँ। फॉरेन वेकेशन करनी है, या आपको कार खरीदनी है, या हो सकता है 10-15 साल बाद आपको एक अच्छा घर लेना है। हाँ। तो ये भी आपका एक पार्ट ऑफ गोल हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल। इसमें आपको किस तरह का घर लेना है उस पे आपका कॉर्पस डिसाइड होता है। कि समझो आज वो घर 2 करोड़ में मिल रहा है, हाँ। वो फ्लैट या घर, और 5 साल या 10-15 साल बाद में वो घर हो सकता है 4 या 5 करोड़ में मिले, तो उसकी प्लानिंग आपको आज से फैक्टर करनी पड़ेगी कि भाई 5 करोड़ को अचीव करने के लिए मुझे आज से कितना बचत करना होगा, कितना इन्वेस्ट करना होगा। ओके। तो वो सारी कैलकुलेशंस का पार्ट है। बट कॉर्पस को एक पर्टिकुलर कॉर्पस पे अराइव करने के लिए ये एक सिंपल मेथड लगता है कि आज की तारीख में हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, क्या रेट ऑफ रिटर्न से करना होगा कि हम उस कॉर्पस तक आसानी से पहुंच सके जब वो गोल्स है। सिंपल। जैसे कि आपने शुरू में बताया कि आपको 23 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। सो अगर जब आप इस मार्केट में आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर क्या था जो आज भी रेलेवेंट है? जब हमने ये जर्नी शुरू की थी आज से 23 साल पहले, तो बताने के लिए तो 23 साल का एक्सपीरियंस बहुत है सारे निवेशकों के लिए। राइट है। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा से सोचता हूँ कि हमने भी कई तरह के ऐसे ब्लंडर किए कि जिसमें मैं आपको बताऊं, हमने एफएनओ में घाटा खाया। पहले शुरुआत में अगर आप शुरू करते हो तो आपको बहुत मजा आता है, आपको लगता है कि नहीं मैं ही इस बाजार का गुरु हूँ और कोई हो ही नहीं सकता। सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ सीख रहे हैं, हर रोज सीखते हैं कुछ ना कुछ नया। और हमने भी उसमें नुकसान खाया, हाथ जलाया। कई इक्विटी ट्रेडिंग करते वक्त हमने गलत स्टॉक पिक किया, फंस गए। अब होता क्या है, ट्रेडिंग के अंदर 2 ही चीज होती है आनंद भाई। अगर आप कोई टिप के ऊपर कोई शेयर खरीद रहे हैं, तो आप खरीदोगे कि मैंने उसको लिया 100 रुपए पे और बेचूंगा इसको 200 रुपए में डबल करके, पर ऐसा होता नहीं है। और वो शेयर हो गया 75 रुपया और वो कन्वर्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट में, कोई बेचता नहीं है उसको। सही बात। घाटा खा के कोई नहीं बेचता और ना घाटे की स्टोरी कोई किसी को सुनाता है। सही बात। तो वो होता यही है अल्टीमेटली कि आपका ट्रेडिंग का कॉल बन जाता है इन्वेस्टमेंट, और ऐसे करके वो शेयर इकट्ठे होते रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में, और आप कभी भी आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपके जीवन में आपका गोल कभी भी अचीव नहीं होगा बाय ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म प्ले करके। ये होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, और किसी भी रूप से एफएनओ वगैरह या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को या टिप लेके कोई काम कर दो। आजकल के नौजवान जो मेरे को मिलते हैं वो सबसे ज्यादा हमको ये पूछते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक शादी में था, तो उसमें मुझे सबसे पहले कोई पूछता है कि जेंजी लोग खास करके कि कैसे मैं ना, जो मैंने कहा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में आया हूँ और पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी 10,000 रुपये 15,000 रुपये मेरी तनख्वाह। मैंने कहा वेरी गुड,
आपको रोटी कपड़ा मकान की तो जरूरत है ही नहीं, नहीं आप वो पूरी कर चुके हैं आपके पेरेंट्स। तो आप तो चाहो तो 50% ऑफ द अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी गुड क्वालिटी म्यूचुअल फंड में, इक्विटी रिलेटेड स्टॉक्स में, किसी में भी कर सकते हो आप। अच्छा किसी सारथी के थ्रू या किसी अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह लेके। उनका कहना है उल्टा मेरे को कि मुझे तो बता दो कोई अच्छी टिप जिससे मैं पैसे डबल कर दूं, जिसमें इक्विटी ट्रेडिंग कर लूं, शॉर्ट टर्म BTST कर दूं, बाय टुडे सेल टुमारो, या ऐसा क्रिप्टो करेंसी, और वो भी 20 टाइम्स लिवरेज लेके। हाँ तो ये चीज बिल्कुल बेकार है और नहीं करनी चाहिए। लोगों को लगता है कि वो ये कर लेंगे, बट देखिए कभी पॉसिबल नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो क्या सब नहीं कर रहे होते? सही बात है। आप में ये सब काम धंधा छोड़ के यही कर रहे होते हैं। हाँ सही सबको यही, मुकेश जी अंबानी इतना हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वो क्यों करेंगे वहां इन्वेस्ट? सही बात है। लैपटॉप कंप्यूटर ट्रेडिंग लेके बिठा देंगे 10-15 लोगों को सही और बात। ट्रेड करवा देंगे, फ्यूचर्स और ऑप्शंस करवा देंगे। सही बात। तो देखिए जो पॉसिबल नहीं है वो क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में आप कभी पैसा नहीं बना सकते। ट्रेडिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैं एक आपको लाइन याद आ रही मुझे, मैं आपको बताता हूँ दैट रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, सही बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वाज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। करेक्ट है। तो रोम को बनने में कई साल लगे थे, तो पैसा भी बनाने में कई साल लगते हैं। कंपाउंडिंग काम करती है, उसमें एक समय देना पड़ता है, लंबे समय, तब जाके कॉर्पस बनता है। उसी तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक बॉम्ब की तरह है, मतलब एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह जो एक ही बार में हाँ सब खत्म बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन देता है। स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेन्स, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आपसे जानना चाहूंगा कि आप किसकी तरफ ज्यादा जाना चाहेंगे, इक्विटी की तरफ या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड? सर बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट, और आज के समय में तो काफी रिलेवेंट है ये। ओके। बिकॉज आज के समय में ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं, सबसे पहला काम करते हैं डीमैट अकाउंट ओपन किया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। सही बात है। डायरेक्ट शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर लेते हैं, XYZ खरीदा, ये खरीदा, मगर ये तरीका सही नहीं है। ओके। सही तरीका है कि आपको सबसे पहले डीमैट नहीं खोलना, आपको सबसे पहले ये मार्केट में आपको अपना एक अच्छा एडवाइजर, अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आइडेंटिफाई करना है। अच्छा। क्योंकि वो आपको गाइड करेगा आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी में। ओके। भाई आज आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, तो आपके लिए आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो? सबसे पहली बात, पैसा कमाने के लिए। सही। आपको पैसा से पैसा बनाना है। हाँ। तो पैसा बनाने के लिए आप अगर आज समझो बीमार पड़ते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? गूगल पे जाके सर्च करोगे या आप जाके और किसी डॉक्टर को कंसल्ट करोगे? पहले तो बट ऑब्वियसली डॉक्टर को ही कंसल्ट करेंगे, वो जो लिख के देंगे वो हम दवाई खरीदेंगे। हाँ। तो इक्विटी में भी, इन्वेस्टमेंट में भी क्यों हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी चीज में, कि डायरेक्टली जाके डीमेट ओपन करके डायरेक्टली हम शेयर्स खरीद लेते हैं, या कोई भी किसी के बताए हुए स्कीम पे हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। टिप्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए ऐसा। आइडियल तरीका ये है सब कि आपको सबसे पहले एक अच्छा एडवाइजर, अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आइडेंटिफाई करना चाहिए, और फिर आपको उसकी बताई हुई प्लानिंग पे चलना चाहिए। अच्छा। प्लान ये कि जो आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करे, जो आपके गोल्स को और आपके करंट सिचुएशन, जो आपकी फैमिली और करंट बिजनेस की जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए वो आपको एडवाइस करे, आपको सलाह दे कि किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए। और आइडियल वे होता है कि डायरेक्ट इक्विटी इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज डायरेक्ट इक्विटी में एक बात बताइए, आपके पास इतना टाइम है रिसर्च करने का? क्या किसी के पास में इतना स्किल है? किसी स्टॉक को उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है, कंपनी विजिट करते हैं डायरेक्ट। ये सब करने के लिए अगर इतना समय है तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट शेयर्स खरीदने का काम। अगर ये सब चीजों को अवॉइड करना है तो एक सिंपल सा रास्ता है, आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कीजिए, और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपका ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ या SIP जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या गोल के लिए कर रहा हूँ। ओके, बच्चे की शादी के लिए, उसकी हायर एजुकेशन के लिए, या मेरी रिटायरमेंट के लिए। तो वो गोल अगर अटैच होगा तो वो इन्वेस्टमेंट लंबा चलेगा, डिस्टर्ब नहीं करोगे आप उसको। प्लस
सही मेथोडोलॉजी है म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, एक रेगुलेटेड चीज है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेबी जो है वो आपको रेगुलेट करता है। हमारे रेगुलेटर्स काफी स्ट्रिंजेंट है, काफी हर चीज को बहुत रिपोर्टिंग है मजबूत। तो आज तक कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इन्वेस्टर्स का आज तक कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड में नहीं है लास्ट 30-35 ईयर्स में। और हिस्ट्री बताती है लास्ट 30-35 ईयर्स में बहुत अच्छा पैसा म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। शर्त ये है कि आपको डिसिप्लिन रहना होगा, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने गोल्स से स्टिक रहेंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम इजीली पा लेना है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इसलिए एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज उसमें बहुत सारा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, आपको नॉलेज और टाइम देना पड़ेगा। दूसरा तरीका है आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रॉपर एडवाइजर रखिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर के सलाह से आप एक प्लान बना लीजिए और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट्स एसआईपी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में कीजिए। म्यूचुअल फंड्स में पिछले 25 साल में अगर किसी ने 20,000 25,000 की भी एसआईपी गई, 25,000 की एसआईपी अगले 20 साल के लिए, अच्छा, ठीक है ना, ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ हाँ, जो पास्ट में हुआ है। ओके, 25,000 की एसआईपी 20 सालों के लिए करी। आज अमूमन उसमें एवरेज ऑफ 45 डाइवर्सिफाइड स्कीम ने 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया है। वाओ, और क्या चाहिए आपको? क्या ये चीज सेम कोई डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करके कर सकता है? नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व है, टैक्सेशन भी लगता है, सही बात, आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है, वो म्यूचुअल फंड लेवल पे अवॉइड हो जाती है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है बिकॉज म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन आता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है, एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं आपका पोर्टफोलियो और एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू आपका पैसा इन्वेस्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, सो दैट आप अपने गोल्स इजीली अचीव कर सकते वॉरेन बुफेट कहते हैं उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी और वो कहते हैं कि वही वो लेट हो गए उसमें भी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और अगर हम राइट टाइम पर एंट्री लें उससे क्या फ़ायदा मिलता है और डिसिप्लिन का इसमें क्या रोल है? अनंत भाई, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक मैजिक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। अगर सही मायने में कोई पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जीता है तो उसको पता चल जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या महत्व है उसके इन्वेस्टिंग करियर में। वॉरेन बुफेट साहब का आपने एग्जांपल लिया है तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने उनकी कई बार पॉडकास्ट में कई तरह के इंटरव्यूज में ये कहा है कि उन्होंने लेट इन्वेस्टमेंट शुरू किया, यानी उन्होंने 11 साल की उम्र में किया है, जो कि बहुत अर्ली होता है हमारे हिसाब से। फिर भी वो कहते हैं कि उन्होंने लेट किया, यानी 11 साल उन्होंने जीवन के लॉस कर दिए कंपाउंडिंग कर, राइट, जो कि कंपाउंडिंग 11 साल में तो बहुत मैजिक कर देती है। अगर उन्होंने 7 साल की 11 साल की उम्र में भी उन्होंने कंपाउंडिंग शुरू की और टिल 45 तक उनके पास जो वेल्थ क्रिएट हुई वो सिर्फ $1 बिलियन थी। आपको अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक पता चलेगा कि उनके 45 साल की उम्र से लगा के कि आज वो करंटली 2025 में 96 ईयर्स के हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उनकी आज करंट वर्थ $145 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी का $1 बिलियन और का 145, यानी 145 गुना से बढ़ गया। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग उनके लास्ट के सालों में ज्यादा तेजी से बढ़ी है। अब एक उदाहरण देता हूं कि उन्हीं की कंपनी है बर्कशायर हैथवे। उन्होंने क्या किया कि अगर कोई भी इन्वेस्टर उनकी कंपनी में 1,000 रुपए की भी मंथली इन्वेस्टमेंट किया होता, यानी सिस्टमेटिक ढंग से एसआईपी की होती, तो आज 780 महीने पुराना उनका टोटल इन्वेस्टमेंट जर्नी है। उस 780 महीने में अगर 1,000 रुपए से भी आप निवेश करो तो कितना हो गया? 780 महीने से 7,80,000, बराबर 7,80,000 रुपए निवेश हुआ। अब वो 7,80,000 को आप गैस बता सकते हो कि आज उस फंड का क्या कीमत होनी चाहिए या क्या वैल्यू इमर्ज हुई होगी? डबल हो गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डबल से ज्यादा। अगर थोड़ा आगे जाओ तो आप 50 लाख 60 लाख। मैं आपको बताऊं, आप आश्चर्य करोगे कि आज उसके फंड में जिन्होंने 7,80,000 रुपया वो भी सिस्टमेटिक ढंग से दिया, इकट्ठा नहीं दिया है, हाँ, उसकी वैल्यू मोर देन 780 करोड़ है। 780 करोड़ रुपया उन्होंने बना दिया है उस फंड में। और दिया क्या है? 1,000 रुपए महीने का। 7,80,000 रुपए कोई भी निवेश कर सकता है आराम से। एक ड्राइवर भी 1,000 रुपए महीने की एसआईपी कर सकता है। सही बात। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक मैजिक और बताता हूँ आपको। एक इन्वेस्टर थे हमारे साथ में,
उन्होंने लास्ट 21 साल का लूंगा मैं कंपैरिजन, क्यों 21 साल का, इसलिए क्योंकि 21 साल में मैं बराबर से 7-7 साल के अंदर 3 डिवाइड करूंगा उनको बराबर हिस्सों में। तो जो पहला फेज था 7 साल का, उसके अंदर 1 करोड़ के प्रॉफिट जो उन्होंने म्यूचुअल फंड में कमाया, वो कैसे कमाया उन्होंने? पहले 7 साल में उनका प्रॉफिट इमर्ज हुआ 9 लाख रुपए का। अच्छा, अगले 7 साल और निकले, यानी 14वां साल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में उनके पास बना 20 लाख, यानी 2/3 ऑफ टाइम निकल गया। हाँ, उनके पास कॉर्पस इकट्ठा हुआ 29 लाख, 9 और 20 29 लाख रुपए ही 2/3 टाइम निकल चुका, और अब तक से 29 लाख बना। लेकिन बचे हुए 7 साल में उनके पास आया 71 लाख। ओ, जो बचा हुआ 7 साल था, 21 साल की जर्नी कंप्लीट हुई, तो उसमें लास्ट के 7 सालों में मेजर वेल्थ क्रिएट हुई है। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक जो लास्ट में इमर्ज होता है। लोग कहते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है, और एक जो आम आदमी है वो अपने प्रैक्टिकल गोल कैसे सेट करें? देखिए, इसको मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा इसमें कि किसी भी गोल को तय करने से पहले आपको इन्फ्लेशन फैक्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, बिकॉज़ गोल आप बात कर रहे हो फ्यूचर की, हाँ, और फ्यूचर में आपकी सभी चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ती रहती बढ़ती है, रहती है, इन्फ्लेशन आता है। करेक्ट है। मैं आपको एक फिगर बताता हूँ। 2008 में 1 लाख रुपए जो थे, 1 लाख रुपीस, उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से आज घट के मात्र 36,000 रह गई। हाँ, मतलब आरबीआई का 7% का इन्फ्लेशन ले रहा हूँ मैं, हाँ, और 1 लाख 2008 में जो परचेसिंग पावर रखता था, हाँ, उसकी आज परचेसिंग पावर से 36,000 पे आ गई है, 7% इन्फ्लेशन से। तो आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन कितना इरोड कर लेता है अपनी परचेसिंग पावर या वैल्यू ऑफ मनी को। मनी को, करेक्ट है। तो गोल में भी हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप फ्यूचर गोल्स को डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको इन्फ्लेशन को कंसीडर करना है सबसे पहले। इन्फ्लेशन को कंसीडर करने का मतलब है, समझिए कि आपने कहा प्रैक्टिकल गोल बेस्ड प्लानिंग कैसे होती है। हाँ, वो इस तरह से होती है कि समझिए कपल है और उनके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों की हायर एजुकेशन एक गोल है, उनका मैरिज एक गोल है, उस कपल का रिटायरमेंट तीसरा गोल है। हम ये 3 गोल पे बात करते हैं। तो अब आपको ये तय करना है कि अगर आज मैरिज की बात करें हम, तो आज अगर कोई मैरिज 10 लाख में हो जाती है, हाँ, या 20 लाख में हो जाती है, समझिए, तो इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए 15 साल बाद वो कम से कम 50 लाख लगेंगी। सही बात है। आज 7% आप इन्फ्लेशन 20 लाख में ऐड कर लीजिए, हाँ, 50-55 लाख रुपए आपको उस समय लगेंगे। करेक्ट। सेम फॉल्स फॉर एजुकेशन। अगर आज कोई 10 लाख में एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो जाती है, तो हो सकता है 10 साल बाद में 7% के ही इन्फ्लेशन से आपको 20 लाख रुपए लगेंगे, इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए। करेक्ट। ऑलमोस्ट 10 साल में वो पैसा डबल लगने वाला है। अब आपके सामने ये फिगर आ गया कि मुझे 10 साल में इतना पैसा लगने वाला है, 20 साल में इतना पैसा लगने वाला है। तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी कि हमें इस फिगर पे अराइव करने के लिए कितने की इन्वेस्टमेंट आज से करनी होगी, 12% का रेट ऑफ रिटर्न भी अगर हम पकड़ते हैं, तो हम एक फिगर पे आ जाएंगे कि इतने की एसआईपी हमें जरूरी है टू रीच और टू अचीव दिस गोल। इसे कहते हैं गोल बेस्ड प्लानिंग, कि हमने तय कर लिया है कि हमें इतना एसआईपी या इन्वेस्टिंग करनी है, सो दैट आने वाले 10 से 15 साल, 20 साल में हमारे बच्चों की हायर एजुकेशन और मैरिज इजीली अचीव हो सकता है। रिटायरमेंट का गोल अगर प्लान करना है, तो सर रिटायरमेंट में बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको। आज का जो आपका प्रेजेंट मंथली एक्सपेंसेस है, उसके हिसाब से आप समझिए कि उसको आप 50 से 60 गुना कर लीजिए। अच्छा, इतना? 30 साल बाद वो लगने वाला है। ओके, ये एक थंब रूल है, वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। किसी के एक्सपेंसेस बहुत मिनिमम होते हैं, किसी के थोड़े लेविश होते हैं, तो डिपेंड करता है। बट एक एवरेज पकड़ लो, चलो 60 नहीं तो 40 से 50 गुना तो आप पकड़ ही लीजिए ओके, 30 ईयर्स में। 30, ओके। तो आज अगर कोई 30,000 रुपए का खर्चे में महीने का अगर चला रहा है, और बंदा अगर 30 साल का है, तो जब 30 साल बाद 60 साल की उम्र में रिटायर होगा, तो 30 का 30 गुना कर लीजिए आप, ओके, एटलीस्ट महीने का कितना आता है, रफली 8-9 लाख रुपए। 9 लाख, हाँ। 30 साल बाद इतना एक्सपेंस उसका मंथली होने वाला है। ओह, ये एक एवरेज इन्फ्लेशन को पकड़ रखा है, 8-9 7-8% के इन्फ्लेशन से। ओके, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट ठीक है, इतना आपको ये आपका बजट रहेगा। अब इसको पाने के लिए आपको कितनी आज से सेविंग करनी होगी, इन्वेस्टिंग करनी होगी, कि आपका वो गोल जो है वो अचीव हो सके। वो और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है गोल बेस्ड प्लानिंग में, वो ये है
वो जमाना था ना कि हम लोग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हाँ इज इक्वल्स टू सेविंग जो आई, हम वो सेव बचा हुआ पैसा सेव करते। सेव अब उससे काम नहीं चलेगा। अब सबसे पहले सर इनकम जो आई उसमें से हमें पहले हमारी इन्वेस्टिंग अलग करनी होगी कि हमें कितना बचत करना है। 100 रुपये कमाए और हो सकता है हमें 35-40 रुपये बचत करनी, 40 अलग कर दिए, हाँ बचे हुए से ही खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है। तो क्या है ना कि वो डेडिकेटेडली सेव हो सकेगा, इन्वेस्ट हो सकेगा, 12% से भी ग्रो होगा तो देश के साथ पैसा ग्रो हो जाएगा और हमें भी तरक्की जो गोल है वो इजीली अचीव हो सकेंगे। और इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी है, तो राइट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। सही बात। मैंने आपको बताया गुरु मंत्र है 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन द राइट एसेट क्लास, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र हैं। जिसने ये अपना लिया ना, उनकी गोल बेस्ड प्लानिंग इजीली हो जाएगी, उनके सारे गोल्स निपट जाएंगे समय से समय रहते हुए, और फाइनेंशियल फ्रीडम की प्राप्ति भी वो बहुत जल्दी कर लेंगे। हाँ, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम इक्विटी मार्केट में देखते हैं तो हमको हर मल्टी बैगर और वो स्टॉक्स दिख जाते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में हम बात करें तो बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा क्यों? नहीं, मुश्किल नहीं है। आप अगर मल्टीबैगर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, मल्टीबैगर क्या होता है जो कम कि जिस जिस स्टॉक में आपने 100 गुना किया, हाँ 50 गुना पैसा बन गया हो या 100-200 गुना बन गया हो, तो वही स्टॉक्स ही तो आपके म्यूचुअल फंड में भी होते हैं और वही उसी पोर्टफोलियो को बढ़ाते हैं, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को। और पास्ट में अगर कोई स्टॉक फ्यूचर में बढ़े भी हैं, बढ़ेंगे 100-200-300 गुना भी होंगे। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम सब भारत पे विश्वास हमारा पूरा कायम है, हर चीज ग्रो हो रही है अच्छे से। पास्ट में म्यूचुअल फंड्स ने भी 200-300 गुना रिटर्न दिया है। हाँ सही बात। आप आज की तारीख में डेटा अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे एमफी की वेबसाइट पे या किसी भी एएमसी की वेबसाइट पे, जिनकी स्कीम्स 25-30 साल पूरा कर चुकी है, 10 रुपए की एनएवी का जो म्यूचुअल फंड था वो आज 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 की एनएवी भी आपको दिखेगी, यानी 300-400 गुना। तो बट एक बात बताइए, कितने लोगों ने इस जर्नी को एंजॉय किया होगा? हाँ 30 साल बहुत लंबा पीरियड रहता है। क्वेश्चन ये है कि इतने टाइम तक कितने लोगों ने पेशेंस रखा है। मैंने आपको कहा ना, पेशेंस ही इसका गेम है। ये में सही बात है। हाँ। आप पेशेंस से सारे रास्ते खोल सकते हो, सारे प्रॉब्लम्स का इलाज है पेशेंस, बट वो लोगों के पास में नहीं होता है। लोग बाग बहुत जल्दी इसमें से निकल जाते हैं, बेच देते हैं अब, या अपने गोल्स के साथ स्टिक नहीं रहते हैं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक फंड है डीएसपी का, फ्लेक्सी कैप फंड, काफी पुराना फंड है और उसमें 10,000 के एसआईपी के कुछ आज 20-21 करोड़ की वैल्यू है। अच्छा 30 इयर्स में। हाँ। 97-98 में एस्टैब्लिश हुए हैं वो, मतलब स्टार्ट हुआ था वो फंड 10 रुपए की एनएवी से, फ्लेक्सी कैप बीएसपी का। और अभी 2025 में अगर आप उसका फिगर पकड़ो तो जिन्होंने 10,000 की भी एसआईपी करी है तो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट रिटर्न बना है, 20-21 करोड़ का कॉर्पस बनाया है। बट उतना जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ। काश हमारे पास में होता, हमने बनाया होता। सही बात है। बट सर द क्वेश्चन इज, इम्पोर्टेंट पार्ट इज टाइम। सही बात है। मुझे एक बात बताइए, इस पूरे 20-21 साल में कितने अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे, हाँ कितने सारे फॉल आए होंगे, कितने सारे डिमोनेटाइजेशन हुआ, हाँ। कोविड आया, उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, गल्फ वॉर, कई चीजें हुई हैं, राइट, एन नंबर ऑफ ना इवेंट्स हैं। बट उन इवेंट्स में आपने उस वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट किया है, हाँ आपने उस जर्नी को एंजॉय किया है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास में कोई सारथी हो, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई एडवाइजर हो जो आपको इस चीज पे गाइड कर सके। अदरवाइज एक आम निवेशक उस वॉलेटिलिटी को नहीं ले पाएगा। सही बात। कभी ना कभी वो बीच में टूट जाएगा जाएगा। और निकल जाएगा। करेक्ट है। तो उस पूरी जर्नी में, इन्वेस्टमेंट में, इस जर्नी में एडवाइजर बहुत जरूरी है, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जरूरी है जो आपको ये पूरी जर्नी को कंप्लीट कर सके। डीएसपी फ्लेक्सी कैप में 6 लाख लोग आए और गए। अच्छा इस पूरी जर्नी में केवल 2 या 2,500 लोगों ने इस पूरी जर्नी में पैसा बनाया। तो क्या वो 2-2,500 लोगों के लिए, हाँ कितना कम, बहुत कम है,
कि क्या वाकई में ये 2-2,500 लोगों के लिए फंड था? हाँ, क्यों भारत के आम लोग इसमें निवेश नहीं कर सकते? आप एक बात बताइए, कॉमन मैन को अगर कोई फार्मा कंपनी लगानी हो, लगा सकता है आसानी से? या कोई रिटेल चेन लगानी हो, कर सकता है? नहीं कर सकते। इक्विटी एक ऐसा रास्ता है जो आपको, ये माध्यम है जो रास्ता देता है इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का। Correct. आज आप 1,000 रुपए की एसआईपी से 50 से 60 अलग अलग कंपनियों में निवेश कर सकते हो। सही बात है। उसमें हर तरह के सेक्टर, हर तरह के कंपनीज आगे जाती है। हाँ, सोचिए हम्म। पावर ऑफ एक म्यूचुअल फंड की पावर क्या है। आम व्यक्ति देश की तरक्की में भागीदार बन सकता है सही बात। और देश के साथ ग्रो हो सकता है। करेक्ट है। पिछले 25-30 सालों में भारत ने ग्रो किया है। हम, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कम थी, फिर भी हमने अच्छा ग्रो किया। अच्छा ग्रो किया। मैं ये मानता हूँ यहाँ से आने वाले 20-25 साल और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, बिकॉज अभी हमारी इकोनॉमिक पोजीशन इवन बेटर है पिछले 25 साल से कंपेयर करें। सही बात है। तो अगर पिछले 50-40 सालों में अगर सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न दिया है 40 सालों में, 100 का सेंसेक्स 84,000 हो गया है। हाँ, पिछले 40 सालों में 15% रिटर्न दिया है, तो यहाँ से 25 साल तो मैं एटलीस्ट पकड़ के चल सकता हूँ कि 15 के 16 हो जाएंगे। सही बात। मतलब मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिकॉज हम एक यंग कंट्री हैं, देश में काफी एक्साइटमेंट है। और अब जो मिलेनियल्स और जेनजी हैं उनको अब उनको रोटी कपड़ा और मकान के लिए जद्दोजहद नहीं करनी है। हाँ, सही बात है। वो मिल जाता है उनको, वो उसके ऊपर बना बनाया उनको अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हो गया है। सही बात। अब उनको जो खर्चा करते हैं वो देश को चलाता है। डोमेस्टिक पावर, डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा बहुत स्ट्रांग है। करेक्ट। और उससे एक जो विशेष साइकिल पैदा होता है कंजम्पशन का, वो ग्रोथ देता है इकोनॉमी का। काफी इन्वेस्टर्स हैं, वो वेट करते हैं राइट टाइम आने का। तो आपके अकॉर्डिंग राइट टाइम क्या है म्यूचुअल फंड मार्केट में एंटर करने का? आनंद भाई, म्यूचुअल फंड में राइट टाइम करके ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे राइट टाइम तो ये था कल का जो बीत चुका है। हाँ। और आज है सबसे अच्छा दिन। अगर आज से ही शुरू करें तो सबसे अच्छा है। शुरू कर दिया, शुरू करना ज्यादा जरूरी है और बाजार में रहना ज्यादा जरूरी है, बनिस्बत कि मैं बाजार को टाइम करता रहूं कि मैं कब जाऊंगा, बाजार आज ऊपर है तो मैं निवेश ना करूं, मैं इस बाजार में फंस जाऊंगा या कल शुरू करूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ये सारे बहाने हैं बाजार से बाहर रहने के। और रिस्क ये नहीं है कि आप बाजार में, आप बाजार से जितना बाहर रहोगे उतना रिस्क बढ़ता रहेगा। अच्छा। तो जितना जल्दी आप कंपाउंडिंग शुरू करते हैं उतना जल्दी आपको बाजार में आना पड़ेगा। ओके। तो सही टाइम यही होता है कि आज से ही शुरू करो और आज से ही उसका बेनिफिट लेना आप चालू कर सकते हैं। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जब मार्केट डाउन हो तब करना चाहिए ताकि ज्यादा फायदा मिले? सर, मार्केट को टाइमिंग करना इम्पॉसिबल है। अच्छा। अब ये एक अलग बात है कि जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ इसमें, कि समझिए आपने एक एसआईपी कर रखी है, गोल्स वगैरह सब डिसाइड करके आपने एसआईपी स्टार्ट कर रखी है, और उस दरमियान अगर कोई करेक्शन आ जाए मार्केट में, हाँ। तो हम वैसे एडवाइस करते हैं, हम क्लाइंट्स को मतलब बता सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा। ये अभी एक 5% का डिप है, हाँ। 10% का डिप है, हाँ। जैसे कोविड में हुआ था। हाँ। तो कई इन्वेस्टर्स को गाइड किया कि भाई ये समय सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। आप शॉपिंग कब करते हैं? जब सेल आती कोई सेल लगती है, 40-50% ऑफ है, हाँ। तो खरीदे। तो जब स्टॉक मार्केट आपको ऑफर करता है कोई सेल 5-10-15% की, तो क्यों ना हम उसका एडवांटेज लें। उसका एडवांटेज इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि उस समय जो इन्वेस्टमेंट होगा ना वो आपको मैक्सिमम रिटर्न देगा। हाँ, सही बात है। कोविड में मार्केट क्रैश हुआ था 34% से इंडेक्स था। तो समझिए कि चलो टाइमिंग तो नहीं कर सकते आप उसको, 34 पे ही पकड़ूंगा, हाँ, वो नहीं कर सकता। हाँ। बट जब भी वो गिर रहा था, हाँ। तब आप उसको एसआईपी को डबल कर लीजिए, या उस पर्टिकुलर महीने में आप एक लमसम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर लीजिए। तो वो जो पैसा लगता है ना, वो बॉटम पे लगता है सर, और वो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। सही बात। आपकी एसआईपी को सबसे ज्यादा एफिशिएंट वो बनाता है। तो वो एक अलग तरीका है कि हाँ, आप एसआईपी के साथ में कभी डिप आता है तो उस डिप का एडवांटेज ले सकते हैं लमसम इन्वेस्ट करके। बट सही समय तो यही था कि एसआईपी जितना जल्दी स्टार्ट। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मेरे पास में कई ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं, यंग इन्वेस्टर्स। मैं उनको कहता हूँ भाई तुम्हारी पहली सैलरी आ गई है,
तुम अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लो, SIP कर लो, हाँ ताकि तुम्हारा पैसा एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाए। और जितना जल्दी होगा, क्योंकि तुम यंग हो, 24-25 साल के हो, तो तुम्हारे पास में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेने का एक बहुत बड़ा फायदा फायदा है। तो वो कहते हैं यार अभी तो हम बहुत यंग हैं, हाँ अभी हमारे को कुछ जरूरत ही क्या है इन्वेस्टमेंट की, 2-4 साल बात करें। यू आर एक्चुअली लूजिंग दैट गोल्डन टाइम, गोल्डन ईयर्स। मैं हमेशा अपने लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि कंपाउंडिंग ईयर्स जो होते हैं किसी के भी लाइफ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ऐसे कई इन्वेस्टर्स को जानता हूँ या मिला हूँ जो उम्र में मतलब इनका एक 40s-50s में चल रहे हैं, और वो आज रिग्रेट फील करते हैं कि काश हमें ये चीज की जानकारी, नॉलेज किसी ने शेयर की होती 20-25 साल पहले। ले हाँ तो हमने सही दायरे में सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया होता, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लिया होता। वो क्योंकि regret आपने बोला ना कि फायदा आपको लास्ट के ईयर्स में मिलता है। क्योंकि कंपाउंडिंग बना ही इस तरह से है कि आपको इनिशियली बहुत ऐसा लगेगा यार ये क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं हो रहा ही रहा है 0-1-2 हाँ 5-10 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। स्टार्टिंग के 5-6 ईयर्स तो कोई मूवमेंट इतना अच्छा मजा नहीं आएगा, हाँ बट एक्चुअल में कंपाउंडिंग जो है वो आपके 10th ईयर के बाद स्टार्ट होती है। अच्छा आप जब SIP करेंगे 10वें साल से आप अपने कॉर्पस में जादू देखेंगे। जितना आपने इकट्ठा किया है ना, और जितना आपने इन्वेस्ट किया है, जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना तो सिर्फ रिटर्न आना शुरू हो जाता है। कंपाउंडिंग वहां से स्टार्ट होता है गेम, और वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। सही बात है। तकलीफ वो है। तो कंपाउंडिंग की गेम को समझना इतना आसान नहीं, सुनने में बहुत इजी लगता है, सही बट प्रैक्टिकली करने जाओ ना तो आसान नहीं है करना, निभाना पड़ता है। हाँ और उसके साथ में चाहिए आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर सही जो उस जर्नी को आपको निकाल सके। तो इसलिए सही समय ये है कि यंगस्टर्स के लिए भी आज का सही समय ये था कि जितना जल्दी वो स्टार्ट करेगा ना, उतना वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आनंद ले पाएगा, उसका फायदा उठा पाएगा। वो गोल्डन ईयर्स जो हैं स्टार्टिंग के, आपकी जो 25 साल से 45 साल की जो उम्र होती है ना, वो बहुत गोल्डन टाइम है। हाँ 20 साल तक, सही बात है। क्योंकि 45th ईयर में जाके कोई बंदा रियलाइज करता है ना, काश हाँ मैंने पहले कर लिया होता, वो काश ही रह जाता है। वो टाइम जा चुका है। सर आप सब कुछ खरीद सकते हो दुनिया में, टाइम नहीं खरीद सकते। सही बात है। जो जा चुका है टाइम चला गया, खत्म। तो मेरी यही सलाह है कि यंग लोगों से, स्पेशली जेनजी और मिलेनियल से, कि जो ये प्रेशियस टाइम है, जो प्रेशियस एज है 25 की, इसको हल्के में ना लें। आज अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करें ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकेंगे, जल्दी रिटायर हो सकेंगे बाय द एज 40-45। और उसका एक ही गुरु मंत्र है, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन द राइट एसेट क्लास, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। दैट्स इट। अगर हम बात करें, आप इतने लोगों से मिलते हो, आप इतना इन्वेस्टमेंट करवाते हो, तो जो ह्यूमन बिहेवियर है इन म्यूचुअल फंड में, वो कैसे इफेक्ट करता है? एक होता है इंटेलिजेंस क्वोशंट, IQ, हाँ और एक होता है इमोशनल क्वोशंट, EQ। हम्म। इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपका EQ जो है वो 80% रिटर्न्स को कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा सिर्फ 20% ही IQ काम आएगा। बूफे साहब की एक कहावत है, वो लाइनिंग है कि दैट इज 6th grade IQ कैन अर्न यू बेटर रिटर्न्स इन स्टॉक मार्केट। छठी क्लास का भी अगर आपके पास IQ है ना, हाँ अर्थमेटिक आती है ना, आपको सिंपल पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आती है ना, तो आप कर लो। मगर अगर आपको इमोशनल क्वोशंट इम्बैलेंस है ना, डिस्टर्ब हो, डर जाते हो, बहुत जल्दी इमोशनली वीक हो जाते हो, हाँ मार्केट की वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अच्छा तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी का इमोशनल क्वोशंट। आप इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसमें बायसनेस होती है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि रिसेंसी बायस है, जैसे कि जैसे पास्ट परफॉर्मेंस को चेस करना, यस्टरडेज फंड परफॉर्मेंस में वो लोग जो अच्छा फंड, आज जो पिछले 2 साल 3 साल का जो अच्छा फंड है, जिसने अच्छा रिटर्न दिया है, जरूरी नहीं वो आगे भी रिपीट होगा। लोग यही गलती करते हैं। आज की तारीख में 99% ऑफ द इन्वेस्टर्स डू दिस ग्रेव मिस्टेक। अच्छा दे इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। हाँ, जो हाईएस्ट दिख रहा है रिटर्न्स उसमें डाल देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। अच्छा अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो जिसने पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया है टॉप फंड्स, जैसे 2021 का या
22 का 23 का जो टॉप परफॉर्मर था, आज देख लीजिए आप हाँ, कहाँ रैंक है उसका। सही बात है। और लोग उसी में फिर घूमते रह जाते हैं, चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं, रह जाते हैं, हाँ। टॉप फंड को चेस करते रहते हैं, हर साल चेंज करते हैं, अरे यार ये तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर दूसरे में, फिर फिर वापस दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में। टाइम खराब होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है, रिटर्न्स नहीं बनते। नहीं बनते और टाइम चला जाता है। तो मैंने कहा आपको कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ही टाइम है। टाइम है। जितना आप टाइम देंगे उतना एक्सपोनेंशियल उसका रिजल्ट है। और इस चीज को सिर्फ और सिर्फ अगर आप DIY जाएंगे ना हाँ, कि मैं खुद से कर खुद से लूंगा, होगा, हाँ। मेरे लिए आसान है, तो आप ये तो कर लोगे, हम्म, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लोगे, बट जब मार्केट में कभी कोई गिरावट आएगी ना, हाँ, आप इमोशनली उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप बेच दोगे। तब आपको एक सारथी की, एक एडवाइजर की बहुत जरूरत है उस फेज से निकालने की। और ऐसे कई इवेंट आएंगे। सही बात। देखिए ये क्या है कि कोई 2-3 साल का तो काम है नहीं, नहीं, हाँ। ये 15-20-25 साल का काम है। और उस 15-20-25 सालों में आपको भी पता है कि कई सारे अप्स एंड डाउन्स, वॉलेटिलिटी आएगी। उस समय आपको इमोशनली कोई अगर संभाल सके, आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, सही। आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। उस पीरियड में आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए एक एडवाइजर, एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये सुनने में बहुत इजी लगता है कि हम कर लेंगे, बट प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आर एक्चुअली बेस्ड ऑन 80% इट्स योर इमोशनल क्वोशंट व्हिच विल डिसाइड द रिटर्न्स, 20% इज ओनली योर IQ। क्योंकि IQ का पार्ट तो सर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कर रहा है ना, सही बात है, हाँ। वो आपके लिए स्टॉक 20% पिक करके खरीद रहा है, लगा रहा है ना, आपको तो स्टॉक खरीदना ही नहीं, आपको तो सिर्फ टिके रहना है। हाँ, 80% आपका है। आपका तो EQ है, सही बात है। आपका पार्ट सिर्फ EQ है, हम्म, आपको सिर्फ EQ मैनेज करना है, IQ तो म्यूचुअल फंड मैनेजर कर लेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत कम है। और मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई इन्वेस्टर से मिलता हूँ, जो लोग हमें कहते हैं कि गलत प्रोडक्ट्स में वो फंस जाते हैं, गलत टिप्स में वो चले जाते हैं, जो प्रोडक्ट उनको सूटेबल नहीं है वो उनको दे दिया जाता है। इन सब चीज़ों का एक ही कारण है कि वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है हमारे देश में। और उस रूट को उसको ट्रीट करने का सबसे बेस्ट वे है कि गवर्नमेंट को स्कूल्स में फाइनेंशियल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट रखना चाहिए, जहां पर बेसिक जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, सेविंग्स क्या है, हमें सेविंग्स किस अच्छे हमारे लिए सूटेबल प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्यों हमें इन्फ्लेशन को कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रियल रिटर्न कहाँ बनेगा, ये सब चीज़ें अगर बेसिक एलिमेंट्री लेवल से सिखाई जाए और पेरेंट्स को भी सिखाई जाए बच्चों के, तो जब तक वो 10वीं-12वीं क्लास तक आएंगे तो उनका एक एजुकेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो जब वो कमाना शुरू करेंगे तो वो सही निर्णय लेके सही असेट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए सही असेट का चयन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया और आपने अगर टाइम को तो महत्व दिया, आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, मगर आपका रिटर्न कॉम्प्रोमाइज हो गया गलत प्रोडक्ट में, तो आपका वो टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिटर्न और टाइम। ये दोनों बराबर होना चाहिए, लंबा टाइम देना है और रेट ऑफ रिटर्न जो एटलीस्ट 10-12% तो हमें कमानी है, क्योंकि हमें रियल रिटर्न कमाना है इन्फ्लेशन से ऊपर। तो ये चीज को ध्यान में रख के हमें इन्वेस्टमेंट करना है सही असेट क्लास में। राइट असेट क्लास का चयन होना बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब फाइनेंशियली लिटरेसी इंडिया में बढ़े, तो लोग बाग गलत प्रोडक्ट्स के झांसों में नहीं फंसेंगे, स्कैमर्स के झांसों में नहीं फंसेंगे, और सही एडवाइजर चुने, सही डिस्ट्रीब्यूटर चुने, ताकि वो आपके गोल्स को अचीव कराने में आपकी हेल्प करे, आपको गाइडेंस दे प्रॉपर, और आपका वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल हो सके। स्टॉक्स में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग वाला कंसेप्ट है, तो क्या म्यूचुअल फंड में भी हम ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं? बेशक लगा सकते हैं, होता है, करते भी हैं लोग। अच्छा। 2 एग्जांपल्स हैं। पहला है टैक्स प्लानिंग का। टैक्स प्लानिंग कैसे होती है कि गवर्नमेंट आपको 1.25 लाख का म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म एग्जेम्पशन देती है हर साल। हाँ। तो समझिए आपके पोर्टफोलियो में अगर टोटल गेन्स, लॉन्ग टर्म गेन्स 5 लाख के हैं, तो 1.25 लाख हर साल बुक कर लो आप। हाँ, ओके।
तो आपका कैपिटल गेन्स लंबे समय में कम होता जाएगा। और 1.25 लाख का जो गैप आपको जो ब्रैकेट हर साल मिल रहा है उसका आप यूज कर लिया आपने, करेक्ट। उस पर कोई टैक्स भरना ही नहीं, वापस आप म्यूचुअल फंड बाय कर लो। ये एक तरीका है टैक्स प्लानिंग का। सेकंड तरीका जो आपने बताया टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का, वो ये होता है कि आपके पास जो उस साल का कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए आप उस साल का जो लॉस बुक कर सकते हो उसके अगेंस्ट में, तो आपका जो कैपिटल गेन्स है वो कम हो जाएगा। समझो आपने उस साल में, एग्जांपल है कि कैपिटल गेन बनाया 5 लाख का उस साल में लॉन्ग टर्म, और उसी के अगेंस्ट में आपने सेल कर दिया एक लॉस मेकिंग स्टॉक। तो जो लॉस है समझो 1 लाख का है, तो उस 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, 4 लाख ही आपका कैपिटल गेन रह जाएगा। और 4 लाख पे आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना है। तो ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं, बट ये कितना फिजिबल है और कितना लोग इसका बेनिफिट सही मायने में उठा पाते हैं ये एक जजमेंटल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और उसकी ट्रेडिंग और उसकी इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड करता है। रोलिंग रिटर्न क्या होते हैं और जो म्यूचुअल फंड है उसमें रोलिंग रिटर्न किस तरीके से काम करता है, और क्या ये एक सही अप्रोच है फंड सेलेक्ट करने की? आनंद भाई, रोलिंग रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी म्यूचुअल फंड्स में किसी स्कीम के परफॉर्मेंस को जज करने में, और ये तरीका सही है कि हमें रोलिंग रिटर्न्स ही देखना चाहिए, क्योंकि हम जब देखते हैं किसी साल का रिटर्न समझो 21 से 25, तो वो एक पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न हो गया। अच्छा, बट जब आप रोलिंग रिटर्न देखते हैं तो वो जो कैप्चर करता है ना, वो कंसिस्टेंसी को कैप्चर करता है रोलिंग रिटर्न्स, क्योंकि वो समझिए आपने अगर 2001 से 2025 तक का रोलिंग रिटर्न देखा तो वो होगा 2001 से 2002, 2002 से 2003, 2003 से 2004, तो वो 25 ऑब्जर्वेशंस देगा आपको ईयरली। और मंथली भी ले सकते हैं आप, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस देखे जाते हैं और उससे उसकी कंसिस्टेंसी को नापा जाता है। तो वो एक अच्छा मापदंड है किसी भी फंड के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। रोलिंग रिटर्न्स का महत्व ज्यादा है। बट एक रोलिंग रिटर्न ही पॉइंट नहीं होता है किसी भी फंड को अच्छे फंड को सेलेक्ट करने का। उसमें और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। फंड मैनेजर की स्टाइल ले लो, फंड का एक्सपोजर ले लो, ओवरलैपिंग ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बेसिस पे एक अच्छा फंड चुना जाता है। और सब अच्छा फंड ये होता है जो इन्वेस्टर लंबे समय तक उस फंड में टिका रहे, टाइम देता है। आपके डेफिनेशन के हिसाब से अच्छा फंड क्या है? अच्छा फंड वही है जिसमें इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, लंबे समय के लिए होल्ड करे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो एक अच्छा फंड है। बिकॉज देखिए, हर फंड एक लो अप और डाउन से गुजरता है। कोई भी फंड कंसिस्टेंटली ऊपर नहीं जाएगा, अच्छा रिटर्न नहीं देगा। सही बात। कोई भी फंड बुरा रिटर्न भी नहीं देगा। हाँ, वो कभी अच्छा देगा 4-5 साल, फिर कभी उसका डाउन जाएगा, फिर वापस कभी ऊपर जाएगा। बट जब आप उसकी पूरी एवरेज देखेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल की, तो उसका जो CAGR रिटर्न होगा वो बहुत ही कंसिस्टेंट होगा। वो रोलिंग रिटर्न से बेस्ट उसका जज करने का। तो अच्छा फंड आप मेरी नज़र में है जो आपके गोल को सूट करे, जो आपकी रिस्क प्रोफाइल को सूट करे, जो आपको लंबे समय में एक आपके गोल अचीव करने में मदद करे। दैट इज द बेस्ट फंड। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन। जब सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में ही फायदा है, तो फिर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं रह पाते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाते या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी होती है। हाँ, शेयर बाजार में आपको वन साइडेड रैली नहीं मिलेगी। ये सही बात है। ना तो अप में मिलेगी ना डाउन में मिलेगी। बीच बीच में रुकावटें आती हैं, बीच बीच में कई ऐसे इवेंट्स आते हैं। कभी ट्रम्प साहब ने कुछ कह दिया, कभी ग्लोबली, कभी अपने लोकल लेवल पे कुछ हो जाए, कभी कोविड जैसा कोई हादसा हो जाए। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। उसकी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव भी चलता रहेगा। आपकी हार्ट बीट है ना, हमारी जो ECG पल्स, वो ऊपर नीचे होती रहती है। उसी तरह से शेयर बाजार भी ऊपर नीचे होता रहेगा। तो वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना है हमें, वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं है। और वॉलेटिलिटी का असली फायदा उठाने वाला होता है SIP इन्वेस्टर। अच्छा। मुझे एक बहुत अच्छा डायलॉग याद आ रहा है रणबीर कपूर का।
उसकी मूवी का, कि वो कहता है एक मूवी में कि मुझे चलते रहना है, मुझे दौड़ते रहना है, मुझे भागना है, मगर मुझे रुकना नहीं है। उसी तरह से आपकी एसआईपी होती है, उससे चलते रहने दो, भगाओ और दौड़ते रहने दो, मगर उसको कभी रोकना नहीं है, नहीं, क्योंकि जिस दिन वो रुकेगी ना, आपका वेल्थ क्रिएशन स्टॉप हो जाएगा, आप गेम से बाहर हो जाओगे। सही तो गेम के अंदर ही रहना अपने को, तभी पैसा बनेगा। और वॉलेटिलिटी एसआईपी का फ्रेंड है, क्योंकि एसआईपी आपके लोअर में भी लगेगी, अपर में भी लगेगी। लगेगी, सही बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सेलिब्रेट कीजिए जब भी मार्केट गिरता है, अच्छा, आप खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपका पैसा लोअर लेवल पे लगेगा, हाँ, सही बात। आपको ज्यादा यूनिट्स कमाने का मौका मिल रहा है। हाँ, सही बात है। जितना ज्यादा आप यूनिट्स स्टार्टिंग के करियर में, स्टार्टिंग के दिनों में अक्यूमुलेट करेंगे आपके फाइनेंशियल जर्नी में, मार्केट जब बढ़ेगा तब वही यूनिट्स की वैल्यू बढ़ेगी और आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। करेक्ट। उसी को असली इन्वेस्टिंग कहते हैं। आपने कहा था ना, मैं बीच में कभी वही पैसा डाल रहा हूँ, डालने का समय एनी टाइम होता है, डिप में डालना चाहिए, बट एसआईपी वो चीज आपकी कैप्चर कर लेता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं उसको। तो हर लेवल पे जब आपका पैसा लगता है तो सेलिब्रेट जब जब भी करेक्शन होता है। और मैं तो ये कहूंगा, एसआईपी के स्टार्टिंग के ईयर्स में जब आप करते हैं 10-20 साल की, तब स्टार्टिंग के 5 साल तो मार्केट खूब गिरना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उस समय आप सबसे ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे, हाँ, यूनिट्स एक्यूमुलेट करेंगे, सही बात है। और जितना ज्यादा यूनिट्स आप स्टार्टिंग के ईयर्स में एक्यूमुलेट करेंगे, और जब बाद में बाजार जब चलेगा 5-10 साल, 15 साल में अच्छा लेवल पे जाएगा, तो वही यूनिट्स की वैल्यू आपकी बढ़ बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उसी को असली वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। इसलिए सेलिब्रेट एवरी करेक्शन, एंड बाजार बढ़ता है तब भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपकी एनएवी बढ़ रही है, हाँ, तो उस यूनिट की वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। हाँ, और गिरते बाजार में आपकी यूनिट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, दोनों में आपको खुश होना है, फायदा है दोनों में। बस। और जब गोल आ जाए तब आपके पैसे लग चुका है आपका, हाँ, अब उसको आप रीप करो, बेनिफिट को, आपके गोल्स को अटेंड कीजिए इजीली। अब मैं एक एग्जांपल है कि मैं 3 बंदों का बताता हूँ। 3 इडियट्स मूवी तो देखी होगी आपने। बिल्कुल। उसमें 3 बंदे होते हैं, रैंचो, फरहान और राजू। तीनों बहुत फेमस कैरेक्टर हुए थे। राइट। रैंचो स्मार्ट था फरहान और राजू से, ठीक है ना। उसने अपनी एसआईपी स्टार्ट करी थी एट द एज ऑफ 25, क्योंकि वो जानता था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली मजा टाइम के साथ है। उसने ये पॉडकास्ट देख लिया होगा। उसने हो सकता है देखा होगा। तो हिंड साइड में तो 25 की उम्र में रैंचो ने एसआईपी स्टार्ट कर ली 15,000 की। फरहान को थोड़ा लेट समझ में आया, रैंचो के इस बात का संपर्क में आया, और उसने 35 की एज में 15,000 की एसआईपी स्टार्ट करी। ओके। और लेट समझ में आया राजू को, राजू ने 45 की एज में स्टार्ट करी 15,000 की। आप समझ रहे, तीनों ने 15,000 की एसआईपी कर रखी है। हाँ, बस सिर्फ टाइम है कि 25 साल की उम्र में रैंचो ने करी, 35 साल की उम्र में फरहान ने, और 45 की उम्र में राजू ने करी। अब तीनों ने 12% का रिटर्न ही कमाया है। अच्छा। और तीनों ने अपनी 65 साल की उम्र तक ही बचत की। अच्छा, इन्वेस्टिंग करी, एसआईपी करी। मगर 10 साल एक्स्ट्रा फरहान ने करी है, और उससे भी 10 साल एक्स्ट्रा रैंचो ने करी। आप डिफरेंस देखिए, रैंचो का कॉर्पस करीब करीब 17-18 करोड़ के आसपास बन गया। वाओ। फरहान का सिर्फ 10 साल लेट करने पे कॉर्पस सिर्फ 5 करोड़ पे रह गया। और राजू इसमें सबसे बड़ा लूजर है। हाँ, इस पूरे गेम में आपने रिटर्न बराबर रखे हैं, टाइम पीरियड का डिफरेंस है सिर्फ। राजू का कॉर्पस सिर्फ 1.5 करोड़ है। ये 12% की रिटर्न अपन ने पकड़ी है 65 साल की उम्र तक। तो आप डिफरेंस समझिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, स्टार्ट जल्दी करने का फायदा क्या होता है, सही। कितना डिफरेंस, 17 करोड़, 5 करोड़ और 1 करोड़ और 1.5 करोड़, कितना डिफरेंस है। सही बात। तो वो सिर्फ टाइम की वजह से। इसलिए हमें इस देश में रैंचो बनाने हैं, और अगर कोई लेट है तो चलो फरहान बनाने, बट राजू तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। राजू हमें बनाना ही नहीं है, क्योंकि हमें स्मार्टली प्ले करना है, जल्दी स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग गेम। जैसे आपने अभी यहाँ पे रेंचो, राजू और इनका एग्जांपल दिया, एक मेरे दिमाग में डाउट आया कि एक बंदा है, उसने लेट से 30 साल की उम्र में 30 लाख रुपया लमसम डाल दिया एक साथ,
तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है लॉन्ग टर्म में एसआईपी के कंपैरिजन में? म्यूचुअल फंड में एक तरीका होता है एसटीपी करके, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, और वहां से एक निर्धारित अमाउंट हर महीने बाजार में जाता रहेगा जो कि एसआईपी के फॉर्मेशन से ही जाएगा। अच्छा, उसको भी एसआईपी कहते हैं, पर वो एक साथ नहीं जाएगा और लमसम नहीं जाके सिस्टमेटिक अप्रोच से जाएगा। उससे बाजार के उतार चढ़ाव उसको फायदा मिलेगा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, और एक अच्छे फंड मैनेजर उसके फंड को मैनेज कर सकता है, जिससे उसको लंबी अवधि में अच्छा कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट मिलता है उसको। तो लमसम का निवेश करने का तरीका ऑलवेज एसटीपी से ही होना चाहिए, कभी भी डायरेक्टली बाजार में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाजार कभी ऊंचा कभी नीचा, आप टाइम नहीं कर सकते, और टाइम करते रह गए तो आप बाजार से बाहर ही रह जाएगा। हाँ सही, कभी भी वेट ही करते रह जाओगे क्या? वेट ही करते हो कब अच्छा टाइम, वही वापस आ जाएगा सवाल की करे क्या, कब करे। हाँ, तो बड़ा अमाउंट भी जा सकता है सिस्टमेटिक के थ्रू, और वो रूट है एसटीपी का। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि निफ्टी ने लास्ट 3 इयर्स में 43% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। लेकिन वही अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, जैसा आपने बोला कि 7 इयर्स तक तो वो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद वो रिटर्न देना स्टार्ट करेगा। तो व्हाई नॉट टू गो विद इक्विटी इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड्स? डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड में यही फर्क है, डायरेक्ट इक्विटी को आप कभी भी नाप नहीं सकते हो कि मैं उसमें आज डालूंगा तो कल इतना पैसा तो मिल ही जाएगा, इतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा। इन केस अगर हम जैसे निफ्टी 50 की बात करते हैं, अगर निफ्टी 50 में ही डालें तो गारंटीड है कि रिटर्न देगा ही? नहीं, किसी चीज की गारंटी इस बाजार में होती ही नहीं है। अच्छा, गारंटी तो है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है इसके अंदर। वो इसलिए नहीं है क्योंकि निफ्टी 50 का फॉर्मेशन भी 50 कंपनियों से होता है। हाँ। और मैं आपको एक बात बता दूं आनंद भाई कि 50 कंपनियां भी अगर आपको यूं बोलो कि वो कभी डूबेगी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उसमें से भी अगर कोई कंपनी आगे पीछे हो सकती है, जैसे मैं आपको पिछले कई 5-10 साल का एग्जांपल दूं तो उसमें येस बैंक था। हाँ। येस बैंक कितनी अच्छी कंपनी थी, सब चीज था, सब अच्छा बैंक था, पर अल्टीमेटली तो उसमें डिस्टर्बेंस हुआ। भले बाद में उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर दिया, सब चीज उसको टेक ओवर हो गया, आज अच्छी स्थिति में आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन उस वक्त तो डिस्टर्बेंस रहा, उस वक्त तो पैनिक मचा होगा, उस वक्त तो कई लोगों ने अपने पैसे यहाँ वहाँ खोए होंगे, और कई जो डिपॉजिट होल्डर्स है उनको तकलीफ आई होगी। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 में कंपनियां हैं तो सेफ है, और कोई डायरेक्ट निफ्टी 50 का रेप्लिका तो बना ही नहीं सकता कि मैं 50 कंपनियों को एक साथ, आप कितना निवेश कर लोगे। तो वही काम आपका म्यूचुअल फंड कर रहा है। एक म्यूचुअल फंड मैनेजर भी यही है, अच्छी वो लोग क्या रात और दिन इसी चीज में रहता है। हाँ। वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलना, कंपनी के ऑफिस विजिट करना, उनके बारे में पढ़ना, उनके काम ही यही है। तो वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं, वो कंपनी अच्छे से पिक कर सकते हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न बना सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आनंद भाई कि उसमें एक तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, हाँ, दूसरा आपको टैक्स भरना पड़ता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। आपने कहा मैं म्यूचुअल फंड ना लेके स्टॉक्स ले लूँ, स्टॉक्स को बाय सेल कर लूंगा और अपना काम हो जाएगा, अपन रिटर्न बना लेंगे, बट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व करेंगे आप, और इतनी स्किल्स है क्या अपने पास, इतना टाइम है क्या अपन हर एक कंपनी को स्टडी करें, हर एक कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ें, हर एक कंपनी के प्लांट को विजिट करें, और फिर ये डिसीजन ले कि ये स्टॉक में बाय करना चाहिए, लंबे समय तक रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। हर क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो जाता है, तो इन सबको ट्रैक रखने के लिए एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर उतना टाइम कोई दे सकता है तो डायरेक्ट इक्विटी कर सकता है, वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली जाके शेयर्स खरीद सकता है। अगर ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है तो उनके पास अपने पास में एक सबसे बेस्ट रास्ता है म्यूचुअल फंड्स का। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक हाईली रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और एक कन्वीनियंट वे है कि आपका 1000 रुपए का एसआईपी भी 50 से 60 कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा। हाँ। जो आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदने जाओगे तो आप 50 से 60 कंपनी नहीं ले पाओगे 1000 रुपए। सही बात है। तो एक वेल डाइवर्सिफिकेशन दे देता है, रेगुलेटेड है क्योंकि सेबी की काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, और पिछले 30-35 सालों में कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ है कि इस पे भरोसा ना किया जाए। तो सेबी की तरफ से हमारे रेगुलेटर ने बहुत अच्छे से इसको रेगुलेट कर रखा है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है काफ़ी, और इसमें अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो इसमें वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है, और वेल्थ क्रिएशन किया है म्यूचुअल फंड्स ने। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में आने का सबसे बेस्ट रास्ता, बेस्ट करने का काम यही है कि म्यूचुअल फंड में इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आपको हर तरीके से, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ। जो प्रोफेशनल्स हैं वो मैनेज करते हैं आपके पैसे को, और वो आपको रिटर्न बना के देते हैं। तो
अगर कोई आपको 1% में या 1.5% का इसमें कॉस्ट लगता है, उसमें अगर आपको कोई पैसा बना के और वेल्थ क्रिएशन करके दे रहा है, तो हमें खुद से करने की कोई जरूरत मुझे तो नहीं लगती है कि इतना हेडेक। क्योंकि देखिए, हर इंसान की एक एक्सपर्टीज होती है अपने फील्ड में। सही बात। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, या किसी का कोई और काम होता है। आपकी अपनी एक एक्सपर्टीज उस फील्ड में होती है, तो सब एक्सपर्ट नहीं बन सकते। सही बात है। फाइनेंशियल मार्केट्स के चीज़ों को पढ़ना, उसमें समय निकालना, उसमें टाइम देना पड़ता है। अगर वो इतना टाइम नहीं दे पाएंगे तो डायरेक्ट इक्विटी वेस्ट है, सही बात। वहाँ नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए बेहतर है कि म्यूचुअल फंड का रूट लेना चाहिए, और म्यूचुअल फंड्स सही है, इसीलिए सही है। और अगर म्यूचुअल फंड बंद हो जाए तो? नहीं, आज तक बंद नहीं हुआ है म्यूचुअल फंड कोई। ओके। देखिए, अगर कोई ग्रुप ट्रबल में आता है, जैसे एग्जांपल है कि मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस म्यूचुअल फंड करके था एक टाइम पे पहले, और वो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी, तो वो बाद में जब बिकी, तो निपॉन जो जापानीज ग्रुप है बहुत बड़ा, उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। तो इन सब चीजों में विलय में सेबी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड रिलायंस का था, बाद में तो यूनिट्स होल्डर को कोई नुकसान नहीं हुआ, एज इट इज वो सारे फंड्स ट्रांसफर हो गए, सिर्फ नाम चेंज हो गए। रिलायंस ग्रोथ फंड की जगह आज हम निपॉन का ग्रोथ फंड पकड़ के चलते हैं। तो मतलब एवरीथिंग रिमेन्स सेम, प्रोसेसेस, पीपल, एवरीथिंग इज सेम। तो ये सब चीज़ों में ही सेबी का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो बहुत अच्छे से हर एंटिटी को रेगुलेट करते हैं, और काफ़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ हैं, और काफ़ी रिपोर्टिंग्स होती हैं, कंप्लायंस होती है, जिस वजह से ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, आम निवेशक को इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, और बढ़ते हुए देश की ग्रोथ के साथ में उसका भी पैसा बढ़ सकता है। तो इसी में मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक मूवी थी, अगर आपने देखी हो तो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसका उस मूवी में एक सीख दी है, उस मूवी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। वो मैसेज ये है कि आप एसआईपी जो करते हैं, वो भी जिंदगी में आपको एक बेनिफिट दे, कब देगी, जब आप उसको सही माध्यम से सही समय पे स्टार्ट करेंगे। देखो, उसमें वो क्या कहते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए कर लीजिए जो चीज आपको करने की इच्छा है, समय वापस से पलट के नहीं आता है। सही बात। एसआईपी भी उसी तरह से है कि जिंदगी फिर मौका नहीं देती है आपको जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, सो दैट आप एसआईपी का पूरा भरपूर मजा ले सकें, एसआईपी का पूरा बेनिफिट उठा सकें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा ले सकें, और आपके गोल अचीवमेंट आसानी से हो सके, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो पावर है, जो असेट है ना, वो पैसा नहीं है, टाइम है। हाँ, सही बात। जो आप आज एक बात बताइए, सुबह में से उठ के आपको सबसे पहले क्या करने का मन करेगा? जो आपकी इच्छा है वो करना चाहते हैं, या आपको फोर्सफुली आपको काम पे जाना ही है? जो इच्छा है वो करना चाहिए। जो इच्छा है, और वो कब कर सकते हैं? जब आपके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम होगा कि भाई मुझे आज ये करने की इच्छा नहीं है, या ये करना या वो करना। वो तब हो सकता है जब आपको काम पे जाना नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी की भी लाइफ में। और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का मतलब ये है कि आपने अपना टाइम खरीद लिया। हाँ, करेक्ट है। आपके पास अपना टाइम का खुद का पावर है, आप अपने टाइम के खुद मालिक हो। सिंपल। तो टाइम खरीदा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम से, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको प्रॉपर वे में करें। आपके अकॉर्डिंग ए, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या है, एंड बी, एक जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम है वो क्या है? देखिए, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो उसे कहते हैं कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से डिजाइन करें, प्रॉपर असेट अलोकेशन फॉलो करें। देखिए, असेट अलोकेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और हर इंसान का असेट अलोकेशन अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता है, बिकॉज हर इंसान का रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है, हर इंसान की परिस्थितियां अलग है। असेट अलोकेशन का मतलब ये कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में कुछ पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, कुछ पोर्शन बॉन्ड्स में होगा, कुछ आप गोल्ड और सिल्वर में करेंगे, कुछ ऑल्टरनेट्स में करेंगे। करेक्ट। तो ये आपकी एसेट अलोकेशन हो गई। अब कितना इक्विटी में रखना है, कितना बॉन्ड्स में और कितना गोल्ड सिल्वर में, वो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपके गोल्स और आपकी डिपेंडेंसी, वो सब तय करती है। ज्यादा बेहतर है कि आप अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखें और एक प्रॉपर एसेट अलोकेशन को फॉलो करें। प्रॉपर एसेट अलोकेशन
आपको ऑप्टिमल रिटर्न्स भी प्रोड्यूस करके देगा और आपके रिस्क को भी अच्छे से डाइवर्सिफाई करेगा। अरे, और दूसरा आपने कहा कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम। देखिए, बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम कोई नहीं होती है, जिसमें आप लंबा समय बिताएंगे वही आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम बनेगी। अच्छा, आप 5 साल, 10 साल, 20 साल अपने गोल्स पे स्टिक रहेंगे और स्कीम में आप ज़्यादा ना पढ़ के ज़्यादा समय पे ध्यान देंगे तो पैसा वैसे भी बन जाएगा, क्योंकि समय के साथ पैसा बनेगा म्यूचुअल फंड में। स्कीम बेस्ट तो क्या है ना, रोज चेंज होती रहेगी। आज कोई अच्छी स्कीम है, 2 साल बाद फिर बदल जाएगी, 1 साल बाद फिर बदल जाएगी। तो कब तक अपन स्कीम से स्कीम जंप करेंगे? आज की तारीख में मिलेनियल्स यही करते हैं, जेनजी यही करते हैं ज़्यादातर। स्कीम को चेस करते हैं, परफॉर्मेंस को चेस करते हैं। परफॉर्मेंस को कभी चेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अप्स एंड डाउन से गुजरने वाला है। करेक्ट। आज टॉप पर है, कल बॉटम होगा, फिर वापस टॉप पे आएगा। तो आप अगर सिर्फ टॉप को ही पकड़ेंगे तो आप स्कीम चेंज करते रहेंगे, आप कभी अपने गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे और आप सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करेंगे। और देखा जाए तो अगर टॉप पर है, वो कभी ना कभी तो अपना खत्म ही करेगा वो मोमेंटम और वापस नीचे आएगा। तो वही है ना, वही होता है, वही होते हुआ आया है। तो इसलिए परफॉर्मेंस चेस करना एक बेवकूफ़ी है, वो नहीं करना चाहिए। तो लोग कहते हैं जब हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं कि आप 1000 से एसआईपी शुरू कर दो, तो आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है कि भाई 1000 से आदमी कितना ज़्यादा से ज़्यादा साल का 12,000 रुपया कर पाएगा? तो उससे ये जो 1 करोड़ 2 करोड़ वाला है आपको 50 साल बाद मिलेगा, तो इज़ इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? 1000 की सिप करना वैसे तो पॉसिबल है, 500 रुपए की भी मंथली सिप शुरू होती है। हाँ। और मैं अपने अभी एक फ्रेंड के साथ में था, तो वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था इन्वेस्टमेंट के बारे में। उनका ये कहना था कि सिप तो मेरा ड्राइवर करता है, मेरे लिए थोड़ी ना सिप बनी है। तो ये मैं सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि सिप तो सबके लिए है, डिपेंड करता है उनकी नीड क्या है, उनका गोल क्या है। पर हाँ, ये बात जरूर है, लोग क्या करते हैं ना, अपने इन्वेस्टमेंट को जबरदस्ती उलझाने की कोशिश करते हैं। वो लोग समझते नहीं है कि इन्वेस्टमेंट को जितना सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, उतना ज्यादा सिंपल रह सकता है प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट वो लोग सिप के अंदर वो करना चाहते हैं कि सिप तो मेरा ड्राइवर करता है, तो मैं तो AIF करूं या PMS में इन्वेस्टमेंट करूं या डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक करूं, जो जबरदस्ती का ट्रबलसम है। वो ना करके वो सिप ही सबसे अच्छा रूट है जो उसके ड्राइवर ने अपनाया। लेकिन ये बात जरूर है आनंद भाई कि 1000 रुपए की सिप से, मैं ड्राइवर से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1000 रुपए की सिप से होता कुछ भी नहीं है। इंसान एंड में थक जाता है करते करते, क्यों वो बन नहीं रहा है। उसके लिए एक सब्सटेंशियल अमाउंट होना बहुत जरूरी है कि आप 25,000, 40,000, 50,000 की सिप करें, ताकि उससे आपको आपका निर्धारित कॉर्पस भी मिल सके और आने वाले 15 साल 20 साल बाद वो 15% के कंपाउंड से भी बड़ा, तो करोड़ से 2 करोड़ रुपए का अमाउंट खड़ा कर सकता है। ये बात जरूर है उसके अंदर। और मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि जो सिप करते हैं उनको सिप का अमाउंट कैसे निकालना चाहिए कि अगर मान लो उनके पास आज 50,000 रुपए कोई कमा रहा है, मंथली सैलरी 50,000 है, अगर रोटी कपड़ा मकान की कोई दिक्कत नहीं है तो उनको कम से कम 25,000 रुपए की सिप मेंटेन करनी चाहिए, बल्कि और ज्यादा कर सके तो बहुत ही अच्छा। बाकी का अमाउंट वो उनके हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं। तो वो 25,000 की सिप जब वो 20 साल के लिए निवेश करेंगे, 15% के रिटर्न है, तो आप मान के चलिए कि वो अमाउंट उनके लिए कम से कम करोड़ से 2 करोड़ रुपए का खड़ा करेगा, जो बाद में उनको रिटायरमेंट करने पे SWB में भी काम आता है और वो कई दूसरे और अपने गोल अचीव कर सकता है। आप कब से कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही होते हैं? क्यों सही होते हैं? डिसिप्लिन की वजह से, रेगुलेशन की वजह से, या जो उसका स्ट्रक्चर है उसकी वजह से? म्यूचुअल फंड तो सही है आनंद भाई, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है ये डिपेंड करता है उनके गोल के हिसाब से। अच्छा, अगर उनका गोल लंबी अवधि का है तो उनको सजेस्ट करेंगे लंबे टाइम के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो 5 साल से ज्यादा या 10 साल से ज्यादा निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म अवधि के गोल है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि वो हाइब्रिड फंड्स है या कोई ऐसे लिक्विड फंड है उसमें निवेश करे और अपने गोल की प्राप्ति कर सकता है। ये होता है उनका गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग और सही तरीका। लेकिन लंबी अवधि में ही टिके रहने से उनका वेल्थ क्रिएशन होता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक उनकी तरफ दिखने लगता है। और साथ ही साथ मेरा इसमें एक पॉइंट और जोड़ने का था, इसमें आप कितना भी ये निवेश की बात कर लो, लेकिन एक चीज जो है वो यही है कि जो ELSS करके इसमें एक ऑप्शन उभर के आता है म्यूचुअल फंड में, उसका भी लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि अगर उनको लगे कि आजकल क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू तो चलो बातें अभी होना शुरू हुई है। हाँ। इंश्योरेंस पहले टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचा जाता था। अच्छा।
कुछ ऐसा बताइए क्या- इसके बारे में। ऐसा कहा जाता था कि इंश्योरेंस, अगर किसी को टैक्स बचाना है तो उनको इंश्योरेंस दे दिया जाता था कि आप इंश्योरेंस में निवेश कर लीजिए तो आपको एटीसी में बेनिफिट मिल जाएगा। जाएगा, ओके राइट। लेकिन ये तो चलो है, सही बात है कि बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन क्या ये उसकी नीड थी? थी, हाँ। नीड के हिसाब से अगर आप जाओ नीड बेस्ड और गोल बेस्ड प्लानिंग में, तो ये तो उसकी नीड थी ही नहीं। ही नहीं। अच्छा, उसके पास पहले से इंश्योरेंस कवरेज था तो भी आपने उसको वापस दे दिया, क्यों? क्योंकि उसको टैक्स बचाना था। हाँ, तो टैक्स बचाना हो तो हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी है वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करती है कि वो है, आप ईएलएसएस करके म्यूचुअल फंड में होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहा जाता है उसको। वो भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, उसमें भी आपको 12 से 15% का रिटर्न एवरेज एनुअलाइज ग्रोथ रेट पे मिलता है, पर उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड के साथ आता है। अच्छा। और उसका फायदा ये होता है कि आप उसमें एटीसी में टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो, 1,40,000 समथिंग अमाउंट इन्वेस्ट करके ईयरली मैक्सिमम एटीसी में बेनिफिट आपको उसमें मिल जाता है। और साथ ही साथ वो पैसा आपका निवेश हो रहा है तो आपको मैक्सिमम 12-13% पे ही वो ग्रो भी होता रहता है। और लॉकिंग की वजह से उसमें फायदा ये होता है कि लोग उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, ना उसमें से कभी विड्रॉ कर सकते हैं। वो 3 साल तक तो लॉक-इन रहता ही है। यही उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, जिसमें उसमें एटलीस्ट 3 साल की कंपाउंडिंग तो शुरू हो जाती है। हम्म। अब बात रही इंश्योरेंस की, उसमें अक्सर लोग ट्रैप में ये फंस जाते हैं कि मैं ये इंश्योरेंस लूंगा तो मेरा ये टैक्स बेनिफिट हो जाएगा, पर क्या भाई उसकी ये नीड थी? ठीक ही, हाँ। नीड ही नहीं थी। हम्म। अच्छा, सबसे अच्छा मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट से ये बताना चाहता हूँ, टर्म प्लान और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है। हाँ। टर्म प्लान उनको लेना चाहिए कि जिसको आपका लंबी अवधि में जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का नीड ही यही है कि उनको प्रोटेक्शन होना जरूरी है। अगर आपकी फैमिली में आप निवेश कर रहे हो, लेकिन वो निवेश कुछ काम का नहीं है कि अगर कल आपके अनसर्टेन डेथ हो जाए फैमिली मेंबर की, तो वो कमाने वाला अर्निंग ब्रेड अर्नर ही गायब हो गया। हाँ, सही बात है। तो वो इन्वेस्टमेंट अब क्या काम, क्या काम। और आगे इन्वेस्टमेंट होगा भी नहीं और ना वो गोल पूरा हो पाएगा। तो टर्म प्लान लेने से फायदा ये रहता है कि एक तो वो बड़े अमाउंट का आता है, जनरली लोगों को 1 करोड़ से तो टर्म प्लान लेना ही चाहिए। और भारत में तो 1 करोड़ का टर्म प्लान अगर कोई 25 साल का व्यक्ति लेता है तो वो मात्र 1,000 रुपये पर मंथ की ईएमआई पे अवेलेबल है। ओके। और 1 करोड़ का टर्म प्लान आपकी सारी नीड पूरी कर सकता है इन केस ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टर्म प्लान और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क है। लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो उसमें 2 तरह के प्लान होते हैं, एंडोमेंट और इन्वेस्टमेंट प्लान। तो कंपनी जनरली क्या करती है, टर्म प्लान में आपको एक निर्धारित प्रीमियम जमा कराना है, अगर उस दरमियान में कुछ हो गया तो टर्म प्लान का जो आपका सम अश्योर्ड है 1 करोड़ समझिए, तो वो आपको मिल जाएगा डेथ होने के, वो डेथ बेनिफिट है। हाँ। वही चीज लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसमें आपको कवरेज कम मिलेगा और प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो पार्ट प्रीमियम होता है वो निवेश हो जाता है, जिसके ऊपर आपको 5 से 6% का रिटर्न आएगा। ओके। और उसका आपको कवर जो होता है वो कम रहता है और कंपैरिजन टू टर्म प्लान। ओके। और टैक्स बेनिफिट दोनों में समान है। तो बेटर यही रहता है कि हमेशा टर्म प्लान लेना चाहिए। और टर्म प्लान पार्ट ही है लाइफ इंश्योरेंस का, वो अलग प्रोडक्ट नहीं है। और टर्म प्लान लेके वो लंबी अवधि में एसआईपी करे तो ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा माना जाता है हमारे यहाँ। हम वही रिकमेंड करते हैं कि टर्म प्लान एक किसी भी 25 साल के व्यक्ति को लेना चाहिए, जो कि 12,000 रुपए में 1 करोड़ का मिल जाएगा। और साथ ही साथ एसआईपी करनी चाहिए जो उसका वेल्थ क्रिएशन का पार्ट संभाल लेती है। इस तरीके से वो जा सकते हैं। और साथ ही साथ अब क्या होता है, हमारे पास कई लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, पूछते हैं कि हमें तो निवेश करना है और हमें कोई अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड या कोई ऐसा स्टॉक ट्रेडिंग का टिप बता दीजिए। मैं उनको सबसे पहले ये पूछता हूँ कि भाई आपके पास इमरजेंसी फंड बनाया गया? तो बोलते हैं ये क्या होता है। हाँ। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में यही करना चाहिए कि आपको आपका इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। आप मान लीजिए कि कोई 25 साल का व्यक्ति है और वो नई नई नौकरी लगी है और उसको पास अगर इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है, भाई 10-15 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड है, तो वो कितना आराम से उसका वर्क करेगा। सही बात। वो कभी भी प्रेशर में उसके ऑफिस में काम नहीं करेगा। अगर वो चाहे तो नौकरी बदल भी सकता है कि भाई मैं अगर 4 महीने घर पे भी रहा तो मेरे पास वो इमरजेंसी फंड है मेरी फैमिली को टेक केयर करने के लिए या दूसरे नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये इमरजेंसी फंड आपके जीवन में काम आता है। यही इमरजेंसी फंड आपको उसमें भी काम आता है कि जब आप अगर किसी तरीके से एक्सीडेंट हो गया, आप सीढ़ियों से गिर गए, आप रास्ते में किसी ने टक्कर मार दी, आपका पाँव फ्रैक्चर हो गया और आपको 6 महीने का बेड रेस्ट लिख के दे दिया, तो आप 6 महीने तक तो ऑफिस नहीं जा पाओगे।
तो 6 महीने तक आपको नौकरी पे अगर नहीं जाओगे तो क्या आपको वो तनख्वाह देगा या आपको पगार आएगी? नहीं आएगी। आपके फैमिली के खर्चे तो वहीं के वहीं खड़े हैं, हाँ। तो वो पूरे कहाँ से होंगे? उन चीज को टेक केयर करने के लिए भी इमरजेंसी फंड काम आता है। ओके। ये इमरजेंसी फंड हम हर एक को बोलते हैं कि आपके पास 4-5 लाख रुपए का होना चाहिए, और ये अच्छे लिक्विड फंड में या एफडी के रूप में होना चाहिए, ताकि आप उसको सुनिश्चित तभी भी टाइम पे इजीली लिक्विड हो सके। 36 से 72 घंटे में आपके अकाउंट में आ सके, आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक इमरजेंसी फंड होना बहुत बहुत अनिवार्य है। और इसके लिए जीवन में ये भी होता है कि आप अगर किसी को जीवन में 2 फटके पड़ सकता है। एक तो पहला ये कि उसकी नौकरी चली गई, हाँ। तो उसको वो इमरजेंसी फंड काम आएगा उसकी फैमिली को टेक केयर करने के लिए। सेकंड, जिंदगी में क्या फटका पड़ सकता है? मान लो उसकी हेल्थ खराब हो गई, हाँ, नौकरी तो रह गई सही। पर हेल्थ खराब हो गई। अब हेल्थ खराब हो गई तब भी वो इमरजेंसी फंड काम आएगा। और हेल्थ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जो देते हैं हमारे निवेशकों को, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हमेशा जीवन में काम आता है कि किसी भी तरीके की आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो वो आपका बिल का टेक केयर कर देगा। आप अगर किसी को कोई बेड पे है और अगर भगवान भी उनको आके पूछे कि नीचे कि तुम्हारी सबसे बेसिक अभी सबसे जरूरत क्या है, तो वो ये कहेगा कि मेरी हेल्थ कंडीशन अच्छी हो जाए। सही बात है। तो सबसे पहले ये बोलेगा और कुछ भी डिमांड नहीं रखेगा। तो हेल्थ ऐसी चीज है कि अगर अच्छी है तो वो सब चीज कर सकता है, और अगर बुरी हुई तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस होना अनिवार्य है, तभी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी पूरी होती है और आप अपना गोल भी अचीव कर सकते हो नियर टर्म। जैसे कि अभी आपने हेल्थ इंश्योरेंस का बताया, उसका जो प्रीमियम है उसको कैसे कम कर सकते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है उसके अंदर कि आप कोई भी पॉलिसी लेते हो तो आप ईएमआई पे ले सकते हो। तो आपको अगर समझ लीजिए कि 12,000 रुपये का प्रीमियम आता है किसी भी 25 साल के व्यक्ति को, तो वो उसको डिवाइड कर सकता है 12 महीने से, यानी हजार कोई भी वो आसानी से भर सकता है और वो हेल्थ इंश्योरेंस को ले सकता है। सेकंड तरीका है डिडक्टिबल ऑप्ट करने का। डिडक्टिबल ये होते हैं कि अगर जब पॉलिसी लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर को पूछ सकते हो कि डिडक्टिबल्स क्या होता है और किस तरीके से मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। डिडक्टिबल्स में जनरली ये होता है कि जो अगर कोई क्लेम आता है तो शुरुआत के 25-50 हजार रुपए आपको देने होते हैं, और उसके बाद का भले 1 करोड़ का खर्चा हो वो कंपनी बेयर करती है। ये होता है डिडक्टिबल, उससे भी प्रीमियम कम हो जाता है। थर्ड होता है कि आप उस डिडक्टिबल की तरह ही एक रूम रेंट की कैपिंग होती है, यानी रूम की सिलेक्शन में भी आप उसमें बता सकते हो कि मुझे सूट रूम नहीं चाहिए, या फिर मेरे को डिलक्स रूम छोड़ के आप बाकी के रूम शेयरिंग में है या ऐसा रूम आप ऑप्ट कर सकते हो, डिलक्स रूम ले सकते हैं। तो उसमें ये फायदा होता है कि आपके रूम का खर्चा कम होने से भी वो प्रीमियम में फर्क आना शुरू हो जाता है, पर इररिस्पेक्टिव हो कि आपके ट्रीटमेंट की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, और आपका ना जो प्रीमियम भी कम हो जाएगा और आप हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्डेबल हो जाता है। और अभी तो सबसे अच्छा तरीका ये हुआ है कि चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या चाहे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, इन दोनों के अंदर जीएसटी कट होने से ऑटोमेटिकली बहुत अफोर्डेबल हुए हैं और कई तरह के ऑप्शंस इसमें ओपन हुए हैं, जिससे कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान आसानी से ले सकता है। अगर हम बात करें कि कितना एक इंसान को, एवरेज इंसान को लेना चाहिए टर्म प्लान, कितनी वैल्यू का? टर्म प्लान या लाइफ इंश्योरेंस किसी भी जीवन में लेने का सही तरीका है कि वो उनके खर्चे कितने हैं, अभी कितना कमा रहे हैं, फ्यूचर गोल्स क्या है, जैसे कि उनके बच्चों की मैरिज है, उनकी एजुकेशन है, और एक उनकी फैमिली का इमरजेंसी फंड कितना उनको एक टाइम पे चाहिए रहता है। इन सब को ऐड करके अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए तक का इन सब का कम्युलेटिव अमाउंट बनता है, तो 1 करोड़ का टर्म प्लान तो किसी भी आज के टाइम में लेना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आज अगर आप 1 करोड़, आज 1 करोड़ रुपए बड़ा लग सकता है पर फ्यूचर में नहीं है। हाँ। 1 करोड़ का आज लोगे तो आसानी से मिल जाएगा और बढ़िया तरीके से चलता भी रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपका टर्म प्लान के साथ में प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन कंपनी डिनाई नहीं करेगी आपको किसी भी तरीके का देने से। जैसे जैसे बाद में एज बढ़ती है तो आप उसमें अंदर एक कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल पैदा होता है कंपनियों का, और वो कई तरह के मेडिकल एग्जामिनेशन वो सब करने लग जाती है कि आपको देना फिटनेस में है या नहीं है। हाँ। तो अच्छा है कि कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान दोनों ले लेना चाहिए, ताकि आपको कम उम्र में तो मिल जाएगा, बाद में अगर कोई डिजीज हुई, जैसे टाइप 2 डायबिटीज है, कोई कैंसर है, या आजकल की उम्र में ज्यादा होता है, हाँ। अर्थराइटिस की बीमारी भी होती है, तो अगर कोई पहले से बीमारी निकली हुई है और फिर आप लेने जाओगे तो वो सब चीज एक्सक्लूजन में चली जाती है। सही बात। तो सबसे अच्छा यही है कि जब आप कमाना शुरू करो तभी सबसे पहले
इन्वेस्टमेंट से भी पहले का जो काम है वो यही है कि एक तो इमरजेंसी फंड बनाना और एक हेल्थ और टर्म प्लान ले लेना। उससे आप अपने ओवरऑल प्रोटेक्शन कर रहे हो, आपकी फैमिली की कर रहे हो, ये चीज आप ही कर सकते हो। ये मत बहाना बनाना कि मैं तो कल लूंगा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मेरे पास समय नहीं है, मैं आज मिलने नहीं जा पाऊंगा, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। ये सब बहाने हैं। आपकी फैमिली के बारे में आपको ही सोचना है और कोई सोचने नहीं आएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना इन 3 चीज को पहले पूरा कीजिए, फिर निवेश की दुनिया में आप कदम रखिए, फिर निवेश की दुनिया में आपका कंपाउंडिंग शुरू होगा। तो जो भी एक बिगनर है जो आपको देख रहा है, उसको आप एक क्या सॉलिड फाइनेंशियल एडवाइस देना चाहेंगे? बिगिनर्स के लिए मेरी सबसे पहली सलाह ये है कि एक तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाए वो उनका, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं उनके अंदर एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए उनके पास हमेशा, और वो लिक्विड फंड में ही होना चाहिए ताकि वो कभी भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कभी उनकी नौकरी चली जाए तो काम आएगा, कोई बेड रिडन हो जाए तो भी काम आता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो काम आता है। उसके बाद उनको निवेश करना चाहिए और निरंतर रूप से निवेश करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई 25 साल का नौजवान है और वो एसआईपी शुरू करता है, अगर वो 10,000 रुपए की भी एसआईपी शुरू करता है तो 10,000 के एसआईपी से वो 2 करोड़ का फंड बना सकता है मात्र 20 साल के अंदर। अच्छा। और लेकिन बस इसमें यही है कि वो सिस्टमेटिक ढंग से करे, लंबी अवधि के लिए करे, अपने सारथी को साथ में लेके करे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हमेशा बात को समझे और उसके कहे अनुसार ही काम करे। कभी भी अपने इन्फ्लुएंसर होते हैं, किसी भी तरीके की बाजार का जो ये नॉइज है, रील्स है, इन सब से ऑब्स्टेकल से दूर रहे और खास करके अपने जो अपने खुद के कर्ज ऑफ फ्रेंड्स जो सर्कल है, उन सर्कल से बिल्कुल दूर रहे। उनकी नॉइस पे ना जाए कि मैंने तो कल ये खरीदा था तो तू भी खरीद ले, इसमें ये फायदा होगा। वो जरूरी नहीं है कि वो जो खरीद रहा है या जो उसका एडवाइजर बता रहा है वो आपके लिए भी सूट करे वो प्रोडक्ट। सही बात है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से अगर वो जाएंगे नौजवान और जो नए इन्वेस्टर है तो उनको बहुत फायदा होगा। इन्वेस्टिंग की दुनिया में कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलेगा और लंबी अवधि में वो अपने सारे गोल अचीव कर सकते हैं सिस्टमेटिक ढंग से।